अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। पार्ट 3 की शुरुआत में हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां पर टीना केक खाते हुए कह रही थी लेसन के बाद मीठा खाने का टेस्ट काफी अच्छा लगता है। इस पे एली कही यहाँ की चाय भी अच्छी है। हालांकि हम ट्रेनिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त उस कैफे में एलन और लिन भी आ गए थे, पर टीना एलन के साथ लिन को देखकर चिढ़ जाती है, जो देखकर लिन उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए एलन की और ज्यादा करीब आते हुए कहती है हम डेट पर हैं, क्या ये वजह तुम्हारे लिए काफी है। अपडेट सुनकर टीना के होश उड़ चुके थे। तभी एलन टीना की गलतफहमी को दूर करते हुए कहता कि मैं केवल लंच के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए लिन उन घुसपैठियों पर ध्यान न देने को कह रही थी। अपनी बार बार बेइज्जती को सुनकर टीना को गुस्सा आ गया था। उन दोनों के आर्गुमेंट को सुनकर एलन बोला कि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम इतने अच्छे दोस्त हो, लेकिन कैफे में अपनी आवाज पर कंट्रोल रखो। एलन की बातों को सुनकर वो दोनों और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं हम दोस्त नहीं हैं। अब ये सुनकर एलन अजीब सा चेहरा बनाने के साथ बताता है मुझे पता है, पर एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए हॉट स्प्रिंग की ट्रिप पर जाना कैसा रहेगा। अलग्रेन का ड्यूकल हाउस सिटी के बाहरी इलाके में हॉट स्प्रिंग को ऑपरेट करता है। मैंने सुना है ये स्टूडेंट के बीच सीक्रेटली पॉपुलर है। हॉट स्प्रिंग का जिक्र सुनकर वो दोनों अपनी ही इमेजिनेशन दुनिया में खो गए थे, जहाँ पर टीना एलन के साथ मस्ती कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिन एलन की पीठ साफ कर रही होती है। यही सब सोचने के बाद वो दोनों इसके लिए तुरंत तैयार हो गए थे। इसके बाद यहाँ से एक मैंसन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो लोग खाएंगे पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे। उस आलिशान मैंसन को देखकर एली कहती है मिस्टर एलन के साथ हॉट स्प्रिंग की ट्रिप एक सपने के सच होने जैसा है। पर उन दोनों के रंग उड़ चुके थे, क्योंकि उनको लगा नहीं था यहाँ पर इतने सारे लोग आने वाले हैं। दूसरी तरफ एलन एक बंदे का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है यह गिल आलग्रेन है, यह यूनिवर्सिटी में मुझसे 1 साल छोटा था। तभी गिल कहा कि नमस्कार, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हम डिनर पार्टियों में एक दूसरे से टकराए हैं याद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने कभी बात भी की है। जो सुनकर एली पूछती है गिल आलग्रेन तो फिर आप महाराज ड्यूक के बेटे होंगे। इस पे गिल कहा कि टेक्निकली तौर पे हाँ, और मुझे गिल कहो। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि 4 मेजर फैमिली इस जगह पर रूल करती है। साथ ही चारों हाउसेस के अलग अलग कॉन्टिनेंट होता है जहाँ पर वो लोग रूल करते हैं। तभी एलन कहता कि मैंने हॉट स्प्रिंग की ट्रिप के बारे में गिल से सलाह मांगी थी, इसी कारण से लिडिया भी उसके साथ आ गई। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गिल डरते हुए कहता है अगर मैं उसे नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती। यहाँ तक कि लिडिया एलन के और करीब आते हुए कहती है और यह मेरे साथ रहेगा। बच्चों सुनकर वो तीनों भड़क गई थी। इसके बाद यहाँ से मैंसन के अंदर की तरफ आ गया था। साथ ही साथ वहाँ के मैनेजर खुद उनका स्वागत करने के लिए आए थे, जिनको देखकर एलन बताता कि मैं एलन हूँ, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए शुक्रिया। हम सभी हॉट स्प्रिंग का आनंद लेने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर मैनेजर बताता कि दरअसल सर उस बारे में हम बताना चाहते थे। कुछ दिन पहले ही ये फीचर खराब हो गया था, हम इसके साथ आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो सारे एकदम हैरान हो जाते हैं, जबकि टीना को सदमा सा ही लग जाता है, क्योंकि उसने एक नया यूनिफॉर्म खरीदा था। तभी लिडिया का कहना है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, चलो अपने कमरे में आराम कर लेते हैं। जो सुनकर मैनेजर उन्हें कमरा दिखाने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए गिल कहा चिंता मत करो, मैंने पहले ही सबसे बढ़िया रिजर्वेशन कर रखी है। एलन और मैं एक ही कमरे में रहेंगे। उसी वक्त लिडिया उसको वहीं चुप कराते हुए कहती है मुझे लगता है तुम्हारा मतलब एलन और मेरे से है। लेकिन एलन को यह सही नहीं लग रहा था। इस पे लिडिया बोलते कि इसमें दिक्कत क्या है, हम कई बार साथ में सो चुके हैं। साथ ही साथ सोने वाली बातों को सुनकर वो तीनों अपने होश खो देते हैं, जबकि एलन लिडिया को समझाता है मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की बात मेरे स्टूडेंट के सामने ना करें, यहाँ तक कि तुम अपनी की का इस्तेमाल करके मेरे कमरे में आ सकती हो। उस की के बारे में लिन उन दोनों को बताती है मेरे प्यारे भाई के रेजिडेंस के लिए यह एक एक्स्ट्रा की है, केवल मेरी प्यारी बहन और कैरन के पास ही ये है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना को यह गलत लग रहा था, जबकि गिल एलन को बताता है तुम तो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हो। उसी वक्त वहाँ पर कुछ और मेंबर्स की एंट्री होती है। तभी कैरन अपने भाई से कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम यहाँ पर काफी मजे कर रहे हो। दूसरी तरफ टीना अपनी बहन को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में स्टीला बता रही थी मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर छुट्टियाँ मना रहे हो, जबकि टीना एक सवाल करती है मेरी बहन यहाँ पर क्या करने आई है। इसका जवाब कैरन बताती कि स्टीला टोर्स में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करती, इसलिए मुझे लगा उसे हर समय ताजी हवा दिलाने की जरूरत है। दूसरी तरफ एली कैरन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है मैं एली हूँ, अगर आप मुझे भूल गए हो तो कोई बात नहीं, पर फिर भी मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इस पे कैरन बताते कि एलन ने मुझे तुम दोनों के बारे में काफी कुछ बताया है। इसके बाद हम एक न्यू पर्सन के बारे में जानते हैं, यह फेलिशिया फोसी है, जबकि स्टेला का कहना है फेलिशिया खराब हालत के रीजन से क्लासेस से छुट्टी ले रही है। आगे की बात कैरन बताती है वे हमारे साथ आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए यह सचमुच
लेकिन शर्म की बात है कि वह हॉट स्प्रिंग में नहीं डूब सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना को एक आइडिया आ गया था। अगले सीन में मैनेजर कहता है, क्या तुम इसे खुद ठीक करना चाहती हो? इस पे टीना एग्री करते हुए बोली, जो टूटा हुआ है हम उसे ठीक कर सकते हैं। जो सुनकर मैनेजर कहता कि मैं आपके इस ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, पर मैं आपको यह करने की परमिशन नहीं दे सकता। ये बात सुनकर एलन सवाल करता है कि क्या कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है? जिस बात पर मैनेजर कहता है, सच बताऊं तो सर प्रॉब्लम मैकेनिकल नहीं है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम जिस मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करते थे वो गायब हो गया है। ड्यूक अलग्रेन ने खुद हमें वह मैजिक स्टोन भेंट किया था। वह सराय का ट्रेजर है। अब हम नहीं जानते कि वह कहाँ चला गया। जब तक हमें उसका रीजन पता नहीं चल जाता, हम ड्यूक को इन्फॉर्म करने का साहस भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसका ब्लेम खराबी पर डालना पड़ा। फिर यहाँ से बेडरूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर लेन कह रही थी, ऐसा लगता है कि अब हमें बाथ हाउस के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन टीना उन सबको समझाती है, हम इतनी दूर आ गए हैं कि अब हम हार नहीं मान सकते। चलो हम सब मिलकर एक बार कोशिश करते हैं। सोचो वह मैजिक स्टोन कहाँ गया होगा। इस बात से एलन भी सहमत था, पर वो गिल की बात भी जानना चाहता है। तभी गिल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहता है, मैजिक स्टोन भारी होता है, इसलिए मुझे लगता है किसी ने इसे जानबूझकर चुरा लिया। उसकी बात को समझते हुए टीना का ही अपराधी जरूर बिजनेस राइवल होगा। वह बाथ हाउस को बंद करके सराय को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसी वक्त फेलिसिया अपनी बात रखती है। अलग्रेन इस सराय को चलाते हैं और उन्होंने लोकल इकोनॉमी को रिवाइव करके लोगों की मदद करने के लिए इसकी स्थापना की थी। मुझे शक है कि इसका कोई बिजनेस राइवल या दुश्मन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने सराय को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। ये सब कहने के बाद फेलिसिया को शर्म आ रही थी, और सराय का मतलब होता है जहाँ पर लोग रुकने या ट्रिप के लिए आते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गिल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इसके बारे में इतना कुछ जानती है। इसके बारे में कैरन बताती कि फेलिसिया एक मर्चेंट फैमिली से आती है। ये ऐसे फैक्ट से भरी पड़ी है। फेलिसिया की बातों को सुनकर टीना को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस केस में मैजिक स्टोन किसने चुराया और उसका इसके पीछे क्या मकसद था। तभी एलन कहता है कि चोर शायद कोई आदमी नहीं था। अब ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी गिल बताता है, यह कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन मैंने सुना है यहाँ पर उन्हें एक बड़े मॉन्स्टर का डर था। एक गेस्ट ने बताया कि उसे यहाँ पर एक भयानक चीख और बड़े पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। यह पता लगाने के लिए खोज की गई क्या ये खतरनाक था, लेकिन उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, पर वहाँ पर कुछ पंख तैर रहे थे, इसलिए हमें नजर रखने की चेतावनी दी गई। ये बात सुनकर लिडिया बताती है, एक पंख वाला मॉन्स्टर एक मैजिक स्टोन को उठा ले जा सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन का कहना है, लिडिया और मैं इस एरिया को फिर से इंस्पेक्शन करेंगे। कभी कभी किसी पुराने दोस्त की मदद करना अच्छा लगता है। मैजिक स्टोन से माना का रेडियंस होना चाहिए ताकि हम उसका पता लगा सकें। तभी कैरन भी उसके साथ जाने को कहती है, पर एलन उन लड़कियों और उसे वहीं पर रहने को कहता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद टीना परेशान दिखाई दे रही थी, जिस पर कैरन उसको बता दी कि चिंता मत करो, उन्हें जो भी मॉन्स्टर मिलेगा वह एलन और लिडिया का मुकाबला नहीं कर सकेगा, और अगर कुछ होता है तो वह विंड मैजिक द्वारा अपनी आवाज हमारी तरफ भेज देंगे। इस पर टीना कहती है, मैं जानती हूँ कि हमें यहाँ पर क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन यह बहुत निराशाजनक है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। टीना की ऐसी बातों को सुनकर एलन कैरन से सवाल करती है, क्या मिस्टर एलन और लेडी लिडिया के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं? जिस बात का जवाब देते हुए कैरन बताती कि मैंने सुना है कि वह रॉयल अकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के बाद से ही साथ में है। लिडिया ने एग्जाम के दौरान हेडमास्टर के एडवांस मैजिक को तोड़ दिया। उसी बीच लिन का कहना है, वह हमेशा से इम्प्रेसिव नहीं थी। मेरी बहन ने उस काम में महारत हासिल की जो अगले पर्सन की तुलना में 100 या 1000 गुना ज्यादा मुश्किल था। एक समय ऐसा भी आया था जब उसे स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि वह केवल एलिमेंट्री मैजिक ही कर सकती थी। पर अपने प्रिय भाई से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया, इसलिए वो दोनों दोस्त नहीं दोस्ते बढ़कर हैं। इसके बाद यहाँ से जंगल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर एलन लिडिया को बता रहा था, मुझे माना के ट्रेस मिल रहे हैं, लेकिन वो उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर इसका रीजन पूछता है। इस पे लिडिया बताती कि मैं अपसेट नहीं हूँ। जो सुनकर एलन बोलता कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मुसीबत में फंसे किसी भी पर्सन की मदद करना नेचुरल है। इस बात से लिडिया एग्री थी, क्योंकि एलन भला करने के लिए सबसे आगे रहता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन ब्लश करते हुए कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टीना का कहना है, मुझे में एक बुरी आदत है। तभी लिडिया एलन को पेड़ के पास लाते हुए कहती है, तो फिर मुझे इसका जवाब दो, क्या तुमने मेरे अलावा किसी और के साथ माना लिंक किया है अगर तुम मुझसे ज्यादा गहराई से जुड़े हो? इस पे एलन पूछता है, तो तुम क्या करोगी? उसकी इस बात का जवाब देते हुए लिडिया बोली, मैं तुम्हें काट डालूंगी, जला दूंगी, और जो बचेगा उसे भी काट डालूंगी। जो सुनकर एलन बताता कि मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो वहाँ से जाते हुए एलन से कहती है, तुम्हें पता है तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि टीना मैजिक क्यों कर पा रही है। ये बात सुनकर एलन कह रहा था उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसके स्पेल को एक्टिवेट होने से रोक रहा था, पर मुझे उसका जवाब नहीं मिल सका, इसलिए मैं मदद के लिए प्रोफेसर और हेडमास्टर की ओर गया। इसी के साथ वो दोनों केव के पास आकर रुक गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं वो सारी लड़कियां उसी तरफ आ गई थी। इसके बाद वो सारे एक साथ केव के अंदर
अंदर रवाना होते हैं। थोड़ा सा अंदर जाते ही उन्हें मैजिक स्टोन मिल जाता है, लेकिन उनके पास 3 ग्रिफॉन के बच्चे थे, जो देखकर लिडिया बताती कि लगता है उनके मॉम डैड ने उन्हें गर्म रखने के लिए ये मैजिक स्टोन ले लिया होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहता है ग्रिफॉन काफी खतरनाक होते हैं, अगर वे अपना मन बना ले तो किसी भी छोटी सी सिटी को मिटा देने की पावर उनमें है। तभी एली का कहना है वह बहुत खुश और गर्म दिख रहे हैं, अगर हमने यह ले लिया तो शर्म की बात होगी। इस पर टीना सवाल करती है लेकिन हम स्टोन के बिना बाथ हाउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बात सुनकर एलन का कहना है मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि तुम इसे कैसे वापस पाती हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि यह एक्स्ट्रा कैरिकुलर लेसन के लिए बिल्कुल सही था। उसकी इस बात पर टीना कहती कि अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो पीछे खड़े होकर देखो, मैं मैजिक स्टोन खुद हासिल कर लूंगी। जो सुनने के बाद टीना इसके लिए तैयार होते हुए कहती है मैं उन बच्चों को डराए बिना इसे वापस लेना चाहती हूँ। शायद मुझे पता है अगर हम एरिया को फ्रीज कर दे और टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दे तो शायद वह हिल जाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिन उसे समझाती कि जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद की थी, जितना ज्यादा ठंड बढ़ती है उतनी ही जल्दी कंबल की इच्छा होती है। तभी एली अपना दिमाग दौड़ाते हुए कही फिर क्या होगा अगर हम कोई मैजिक का इस्तेमाल करके अंधेरा कर दे और चुपके से उसे वापस ले लें। जिस पर लिन को टीना का मुकाबले ये वाला आइडिया ज्यादा बेहतर लगा, लेकिन इसमें बच्चों को चौंकने और अपने मॉम डैड को बुलाने का खतरा है। अब वो दोनों उस पर भड़कते हुए कहते हैं हमारे में कमियां निकालना बंद करो, जरा अपना भी आइडिया बताओ। इस पर लिन स्माइल करते हुए बताती है फायर मैजिक से एरिया को गर्म रखने से काम हो जाएगा, इससे बच्चे वहीं रहेंगे और हम मैजिक स्टोन बड़ी आसानी से ले लेंगे। उसका ये आइडिया सबको पसंद आया, पर इसमें भी एक दिक्कत है क्योंकि एक बार जब हम मैजिक स्टोन ले लेंगे तो वो ठंड के मारे मर जाएंगे और कौन बार बार यहाँ आकर फायर मैजिक करेगा। अब ये सुनकर वो सोचने लगे थे कि अब हम क्या कर सकते हैं। तभी कैरन बताती है जब हम छोटे थे एलन मुझे यह बताना बहुत पसंद करता था कि हर चीज के लिए अपने मैजिक पर डिपेंड मत रहो, हमारे पास वेल्थ और अपना हार्ट है और कभी कभी वह किसी स्पेल से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। ये बात सुनकर टीना कुछ सोचते हुए बताती कि वेल्थ और हार्ट, हाँ ये हो सकता है। क्या होगा अगर हम बच्चों को एक नया मैजिक स्टोन दे दें। टीना की बातों को सुनकर एलन कहा अगर यह कुछ समय गर्म रखने के लिए जरूरी है तो मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। ये सुनकर वो तीनों काफी खुश हो गए थे। तभी टीना कहती है लेकिन फायर स्पेल सच में मेरी स्पेशलिटी नहीं है। दूसरी तरफ लिन ये कारनामा कर सकती है, जिसके बाद एलन एक पत्थर वहाँ पर रखने के साथ बताता कि अब तुम सभी अपना माना इस स्टोन पर फोकस करो। जो सुनकर वो तीनों अपना माना एनर्जी उस स्टोन में ट्रांसफर करने लगते हैं। कुछ देर ऐसा करने से वो मैजिक स्टोन तैयार हो गया था। साथ ही साथ ग्रिफॉन के बच्चों को वो काफी पसंद आता है, जो देखकर वो तीनों काफी खुश हो गए थे क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। तभी अचानक वहाँ पर उनकी माँ आ गई थी और वो आते के साथ विंड मैजिक से उन पर हमला कर चुकी। उस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर लिडिया उसका सामना करने के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि एलन आंको को बुलाते हुए कहा कि हम इस पर बात करेंगे, पर ग्रिफॉन काफी ज्यादा भड़की हुई थी। दूसरी तरफ आंको अपनी लाइट का इस्तेमाल करते हुए उस पर थ्रो कर देता है और वो लाइट पड़ते ही ग्रिफॉन एकदम शांत हो गया था। साथ ही साथ वो अपने बच्चों को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाती है, जबकि एलन उनको बताता है अब सब ठीक है। आंको की थोड़ी सी मदद से मैंने उसे दिखा दिया कि हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। तभी लिन सवाल करती है भाई क्या हमारा मैजिक स्टोन जल्दी ही अपनी गर्मी नहीं खो देगा। जिस बात का जवाब देते हुए एलन कह रहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, गिल जल्द ही प्रोफेसर के प्राइवेट स्टॉक से एक नया स्टोन ले आएगा। जैसे ही मैंने कहानी सुनी मुझे ग्रिफिन पर शक हो गया था, इसलिए मैंने पहले ही इसका इंतजाम करवाने को कह दिया था। इसके बाद यासिन बाथ हाउस की तरफ आ गया था, जहाँ पर लिन और टीना अपनी नई यूनिफॉर्म के साथ वहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर एली भी आ जाती है। तभी लिन उसकी छाती देखकर काफी हैरान हो गई थी। साथ ही साथ कैरन और स्टेला भी आ गई थी, पर फेलेशिया को आने में शर्म आ रही थी। लेकिन जब वो सामने आई तो वो उसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो देखकर एली इसका रीजन पूछती है, पर वो दोनों उससे दूर जाते हुए कही तुम गद्दार हो। उसी वक्त वहाँ पर एलन और लिडिया भी आ गए थे। एलन को अपने सामने देखकर वो दोनों तुरंत उसकी तरफ चली गई थी, क्योंकि उन्होंने जो इमेजिन किया था वो उनको पूरा तो करना ही होगा, वरना उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पर लिडिया एलन को पकड़ते हुए बताते कि उसे एक काम करना है, मेरी पीठ धोना, चलो कहीं और जाकर खेलो बच्चों। अब बच्चा शब्द भी उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा था कि बच्चा का असल मतलब क्या होता है। दूसरी तरफ एलन लिडिया को इतना करीब देखकर ब्लश करने लगा था। साथ ही टीना कहती है कि मैं शायद अब तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक दिन तुम्हारे खिलाफ अपनी जगह बनाए रखूंगी। उन राक्षसों की लड़ाई के बीच गिल आते हुए कहता है मैं तुम्हारी पीठ धोऊंगा ठीक है, लेकिन उसके करीब आने से पहले ही उसको धमकियां मिलना शुरू हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ फेलिशिया को चक्कर आ रहे थे। साइड में गिल एलन को खुद से दूर जाता देखकर खुश नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते वो लोग थकान के मारे आराम से सो रहे होते हैं। उसके अगले दिन उनके जाने का समय आ गया था। उनको गुड बाय करने के लिए वहाँ पर पूरा का पूरा स्टाफ आया था, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो लोग बड़े खतरे से बच गए। साथ ही साथ वो लोग भी उनका शुक्रिया अदा
करते हैं। तभी गिल उसको अपने साथ चलने के लिए कहने ही वाला था, उससे पहले ही लिडिया उसको वहाँ से ले जाती है। जो देखकर उन तीनों के साथ कैरन भी इसमें शामिल हो चुकी थी और इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में वो लोग स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, पर रास्ते में उनकी मुलाकात जेरार्ड से हो जाती है। पर उस बंदे को अपने सामने देखकर लिन खुश नहीं थी। तभी जेरार्ड लिन से कहता है, तुम बड़ी खुशनसीब हो क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ सीन एलन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो किसी सोच में डूबा होता है। उसी वक्त वहाँ पर प्रोफेसर आते के साथ एलन को बताते कि क्या तुम हर हफ्ते उन तीनों के लिए नोटबुक बनाते हो, लेकिन एलन उनसे माफी मांगने लगता है क्योंकि वो उनका ऑफिस इस्तेमाल कर रहा है। इस पे प्रोफेसर का कहना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे मुझे फ्रीज क्रेन बिजनेस के बारे में तुमको रिपोर्ट करने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। तभी उस ऑफिस का फोन बजने लगता है। फोन की आवाज को सुनकर प्रोफेसर उसे फोन उठाने की परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ एलन फोन उठाते हुए कहता कि हेलो, मैं रॉयल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से हूँ। इस पे वो बंदा कहता कि क्या मैं एलन से बात कर रहा हूँ? ये मैं हूँ रिचर्ड, पर शुक्र है क्योंकि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पर एलन को लग रहा था कि फिर से लिडिया ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, जिस बात पर रिचर्ड बताता है नहीं वो बात नहीं है। फिर यहाँ से बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर जेरार्ड लिन से कह रहा था मेरी हो जाओ लिन लैनिस्टर। उस पागल की ऐसी बातों को सुनकर लिन गुस्सा करते हुए कहते कि मैं तुमको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती। इस पे जेरार्ड बोलता कि तुम मुझे मना करोगे, ये हो ही नहीं सकता। तभी उसकी नजर टीना पर चली जाती है, जिसे देखकर वो कहा हार्वर्ड के कर्स्ड बच्चों का तुम पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अब ये सुनकर लिन का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि उसने उसके दोस्तों की इंसल्ट करने की हिम्मत की। दूसरी तरफ जेरार्ड को इसमें मजा आ रहा था। साथ ही साथ वो उससे कहता कि जैसी बड़ी बहन वैसी छोटी बहन, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसके लिए लो लेवल के लोग जिम्मेदार हैं। अब तुम बहुत बदबूदार हो, किसी जानवर की बदबू की तरह। उसकी नीच बातों को सुनकर लिन उसको बताती है क्या मुझे बदनाम करना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं है? फिर वो अपनी हैट नीचे फेंकते हुए कहती है मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज देती हूँ। साथ ही साथ उन दोनों ने भी अपनी हैट नीचे फेंक दी थी। वहाँ के गड़बड़ माहौल को देखकर स्टीला परेशान दिखाई दे रही होती है, जबकि लिन का कहना है अगर तुम इसे मना करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट रॉयल फैमिली से करूंगी। मैजेस्टी और 4 ग्रेट ड्यूकल के बाद हम इसका निपटारा करते हुए देख सकते हैं। क्या तुम अपना जवाब बता सकते हो? इसके बाद यहाँ से अरीना की तरफ आ गया था, जहाँ पर स्टेला पहले से भी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। उसकी परेशानी को समझते हुए कैरन बोली चिंता मत करो, मेरा भाई यहाँ जल्दी ही आता होगा। दूसरी तरफ जेरार्ड अपना इवल डैगर बाहर निकालने का इरादा रख लिया था और ये डैगर उसने कहीं से चुपके से चुराया है। उसको ये डैगर बाहर निकालता देखेकर उसके साथी ऐसा करने से जेरार्ड को रोकने लगते हैं, पर इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि जेरार्ड कितना ज्यादा कमीना है। अपने दोस्तों को बीच में पड़ता देखेकर उसने उसी डैगर का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों पर हमला कर दिया। साथ ही साथ खून लगने की वजह से इवल डैगर एक्टिवेट हो गया था, यहाँ तक कि उस पर इवल पावर हावी होने लगी थी। तभी वो काफी गुस्से में उनसे कहता है तुम में से कोई भी मेरे तारीफे के काबिल नहीं है, इसमें तुम भी शामिल हो। लेन उसकी ऐसी हालत को देखकर टीना तुरंत अपने आइस मैजिक से उस पर अटैक कर चुकी, जिसकी वजह से वो वहीं पर फ्रीज हो गया था। दूसरी तरफ कैरन उन घायलों की मदद करने के लिए चली जाती है। बैटल की तरफ जेरार्ड आइस को तोड़ते हुए कहता है बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मैं तुम खोखली छोटी लड़कियों को अपनी जगह पहचानना सिखाऊंगा। तभी पीछे से स्टेला जेरार्ड को बताते कि क्या तुम पागल हो गए हो, पर जेरार्ड उल्टा उस पर अपना डैगर रखते हुए कहा अपनी जबान कंट्रोल पर रखो और मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन रखा है और यह भी कि तुम सुप्रीम मैजिक में महारत हासिल नहीं कर पाओगे। जो सुनकर स्टेला खामोश हो चुकी और ये बात आगे बढ़ पाती, तभी वहाँ पर एलन आते के साथ कहता है ठीक है इतना काफी है और यहाँ पर क्या चल रहा है? तुमने जो वेपन निकाला है वो बहुत डेडली है। लेकिन जेरार्ड उसको अपने मामले से दूर रहने को कह रहा था, जो कहते ही उसने एलन पर हमला करना शुरू कर दिया। पर एलन एक साथ काफी सारे एलिमेंट से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इवल पावर के कंट्रोल में होने की वजह से वो बच गया। जो देखकर एलन अर्थ मैजिक से उसे कैद कर लिया था, पर जेरार्ड उसे बीच से काटते हुए बाहर निकल आता है। अब धीरे धीरे एलन को भी इसमें परेशानी होने लगती है। दूसरी तरफ डिमोनिक वेपन धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर अपना कंट्रोल करने में लगा हुआ था। तभी टीना उस पर अटैक कर देती है। साथ ही साथ लेन भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। अब बारी आ गई थी एली की, जिसने एक ही बारे में उसके बैरियर पर क्रैक ला दिया और फाइनल अटैक करके एलन उसे चारों खाने चित कर देता है। पर वो अभी तक हारा नहीं था, जो देखकर वो तीनों अपना सबसे पावरफुल अटैक उस पर चल चुके। उस अटैक की वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है, जिसके बाद एलन उन लोगों से कहता है कि मैंने तुमसे बड़े आराम से कहा पीछे रहो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम सब शरारती हो गए हो। तभी टीना कुछ कह पाती उससे पहले ही जेरार्ड ने उस पर हमला कर दिया, जो देखकर एलन उन्हें तुरंत खुद से दूर कर देता है। दूसरी तरफ वो जालिम अभी तक हारा नहीं था। साथ ही साथ डिमोनिक वेपन ने उसकी आधी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था और उसके अब के हमले पहले से भी ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक कि एलन का ध्यान भटकने की वजह से जेरार्ड तुरंत उस डैगर से उसकी जान लेने ही वाला था। तभी एक शानदार एंट्री के साथ लिडिया उसको एक ही बारी में काफी दूर पुश कर देती है। इसके बाद एलन पर वो गुस्सा करते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे थे, इसे सीरियस
सीरियसली तरीके से लो। इस पे एलन बताता कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर मैं उसे मार देता तो गवाही कौन देगा, और मुझे पता था कि तुम आने वाली हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिडिया कही, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो, इससे ज्यादा नेचुरल क्या ही हो सकता है। दूसरी तरफ जेराड अभी तक हारा नहीं था, पर डिमोनिक वेपन ने पूरी तरह से उस पर कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से वो दिखने में घिनौना मोस्टर की तरह लग रहा होता है। जो देखकर लिडिया अपने फीनिक्स से उस पर हमला कर चुकी, उसकी एक ही अटैक में जेराड की चीखें निकल जाती हैं। फिर वो फ्लैक्स मारते हुए कही, क्या ये खत्म हो गया? मैं चाहती हूँ कि उसने कुछ और कोशिश की होती, क्योंकि मैं और स्पेल कास्ट करना चाहती हूँ। वैसे भी जो कोई भी मेरी बहन और उसके दोस्तों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए मौत काफी अच्छी है। दूसरी तरफ जेराड लिडिया का नाम पुकारते हुए बाहर की तरफ आ गया। जो देखकर लिडिया के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ गई थी, जिसके बाद वो दोनों एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ एलन लिडिया को कवर दे रहा था, जबकि लिडिया अपने सोर्ड से उस पर अटैक करने के साथ उसको इंजर्ड कर देती है। पर जब वो सेकंड अटैक करने गई तो जेराड डिमोनिक बैरियर से खुद को बचा लेता है। साथ ही साथ अब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए तुरंत उसने अपने डैगर से उन पर हमला कर दिया, पर वो दोनों उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। यहाँ तक कि एलन अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके पैरों को जमा दिया था, जो देखकर लिडिया एक डायरेक्ट अटैक उस पर चल देती है। और ये अटैक सच में काफी खतरनाक था, लेकिन इसकी वजह से लिडिया के हाथों में दर्द होने लगता है। तभी एलन कहता कि उसे जिंदा पकड़ना मुश्किल काम होगा, और मुझे लगता है कि जब तक उसकी फीलिंग रहेगी वह इमोर्टल है। मतलब गुस्सा और बदले की भावना की वजह से इवल पावर उस पर हावी हो चुकी है, और जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता यह रुकने वाला नहीं। इस पे लिडिया बोलती कि सोचना तुम्हारा काम है, मैं बस चीजें काटती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन के पसीने छूटने लगे थे। उसी वक्त वहाँ के धमाकों की वजह से वहाँ पर हेडमास्टर आ गए थे, पर वो उनसे इन सब की एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे। हेडमास्टर को अपने सामने देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी हेडमास्टर नीचे उतरते हुए कहे, शायद मुझे इस एरिया की डिजाइन को एक बार रिव्यू करना चाहिए। उनका डिजाइन से मतलब है जो उन लोगों ने फाइट करते समय बनाए हैं, पर इसके लिए एलन उनसे माफी मांगता है। इस बात का जवाब देते हुए हेडमास्टर कहते हैं कि इस बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना, यह खोए हुए ग्रेट स्पेल रेडिएंट शील्ड के रिमेन से भरा हुआ है। अगर इसके होल्डर में सफिशिएंट स्किल का अभाव है, जैसा कि तुम देख रहे हो, इसका माना उसे भस्म कर देगा और उसे एक लड़खड़ाते मॉन्स्टर में बदल देगा। रॉयल फैमिली ने इसको अपने घर में ट्रेजर के रूप में हिफाजत से रखा था, लेकिन जब ये कल रात चोरी हुआ तो मैं इसको, यार क्या बोलूं, मैं ढूंढ ही रहा हूं जब से। तभी लिडिया सवाल करती है, अब हम उसे उससे अलग कैसे करें? ये बात सुनकर हेडमास्टर बताते कि जब तक उसका माना बरकरार है वह इमोर्टल है। यह एक रिमेंस हो सकती है, लेकिन यह अभी भी ग्रेट स्पेल है। तुम सीक्रेटली रूप से माना की सप्लाई को इनएग्जॉस्टेबल मान सकते हो, और वह खुद को रिस्टोर करने के लिए माना का इस्तेमाल कर सकता है। इस हालात को देखकर लगता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ वो डीमन दीवारों पर चढ़ गया था, जो देखकर लिडिया अपने सोर्ड से एक स्लैश उस पर रिलीज कर देती है, लेकिन जेराड उस अटैक को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी आंख से उस पर अटैक कर देता है। उसके अटैक को देखकर लिडिया वक्त पर उसे डॉज कर ली थी। तभी एलन अपने मन में कहता कि अगर लिडिया सीरियस हो गई तो वह उसे जान से मार देगी, लेकिन हम भी पीछे नहीं हट सकते, इसलिए आधी अधूरी माना से किए गए हमले उसे और ज्यादा मजबूत ही करेंगे। जबकि लिडिया उस डीमन से कहती कि अरे वहाँ पर आराम से बैठना बंद करो, नीचे आओ और मुझसे फाइट करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डीमन भी सीरियस हो जाता है। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर लिडिया हेडमास्टर को बताती कि सड़े हुए एल्फ, हम कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे, इसलिए उसे व्यस्त रखो। उसके मुंह से अपनी तारीफें सुनने के बाद हेडमास्टर बोलते कि मैं यहाँ का हेडमास्टर हूँ, तो जरा सी मेरी इज्जत का ख्याल रख लिया करो। जबकि डीमन ने लिडिया पर एक ब्रूटल हिट कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही हेडमास्टर ने वहाँ पर एक बैरियर सेटअप कर दिया था, जिसकी वजह से लिडिया बच जाती है। साथ ही साथ उन्होंने डीमन को ऑक्टाग्राम प्रिजन में कैद कर लिया था। तभी लिडिया टीना को अपने पास बुलाती है, जो देखकर एलन लिडिया को समझाता है अगर मुमकिन हो तो मैं टीना को इससे बाहर रखना पसंद करूंगा। उसके इस जवाब पर लिडिया का ही बहुत बुरा हुआ, यही इकलौता रास्ता है। तुमने माना को उसके साथ लिंक किया है ना? माना लिंक वाली बातों को सुनकर टीना के होश उड़ गए थे। जिस बात पर लिडिया बोली, उसने कुछ भी नहीं कहा, यह बिल्कुल क्लियर है, उसने शायद तुमसे कुछ कहा होगा, लेकिन मैं भी उसके साथ लिंक हूँ। इस तरह से मैं स्पेल कास्टिंग में आधी अधूरी माहिर हो गई, और तुम भी मेरी ही तरह हो, और इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उसके साथ माना लिंक करो और तुम्हारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग आइस स्पेल है उसे एक्टिवेट करो, फिर तुम बाकी का काम हम पर छोड़ सकती हो। इसके लिए टीना तुरंत तैयार हो गई थी, क्योंकि वो कब से एलन की मदद करना चाहती थी। अब उसे मौका मिला है तो वो उसे नहीं गवा सकती। जिसके बाद एलन उसका मैजिकल स्टाफ पकड़ लेता है। फिर एक जोर की रोशनी के बाद एक चैन लिंक दिखाई दिया। तभी टीना उसे फील करते हुए कहती है, मैं तुम्हें अपने करीब महसूस कर सकती हूँ और अब तुम काफी गर्म हो। दूसरी तरफ हेडमास्टर डीमन को रोकने में व्यस्त हो चुके थे, जबकि लिडिया जेलस होते हुए कहती कि अगर तुम लिंक हो गई हो तो जल्दी करो और तैयार हो जा। फिर वो अपनी बाहें फैलाते हुए कही, जल्दी करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। पर इसके लिए एलन तैयार नहीं था, जो देखकर वो उससे नाराज होने लगी थी। अब ये देखकर एलन को उसके करीब जाना ही
पड़ा, पर उनके ऐसे लिंक को देखकर टीना बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, यह अनफेयर है, मैं दोबारा कोशिश करना चाहती हूँ। तभी लिडिया उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहती है, अगर ये तुम्हें इतना परेशान करता है तो मुझसे आगे निकलने की कोशिश करो, पर ऐसा नहीं है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। जिसके बाद एलन उससे अलग होते हुए कहा कि ठीक है, तुम दोनों सामने मौजूद प्रॉब्लम पर फोकस करो। टीना, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पर टीना इसके लिए कब से तैयार थी। इसी के साथ वो दोनों एलन का हाथ पकड़ते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट करने लगते हैं। साथ ही साथ हेडमास्टर ने अपना बैरियर हटा दिया था, जो देखकर एलन टीना को स्पेल कास्ट करने को कहता है। तभी एलन को एक आवाज आती है, इमिटेशन को डिस्ट्रॉय करो। साथ ही साथ टीना के स्पेल की वजह से एक पावरफुल ब्लिजार्ड वुल्फ अपेयर हो गया था। तभी उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। फाइट की तरफ ब्लिजार्ड वुल्फ जेरार्ड की अच्छे से धुलाई कर रहा था, जिसकी वजह से जेरार्ड पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही साथ उसने सबसे ताकतवर इवल आई से उस वुल्फ पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लिजार्ड वुल्फ डिस्ट्रॉय हो चुका। पर वो अचानक से उसके सामने आ गया, क्योंकि जिसको उसने अभी खत्म किया वो एक क्लोन था। जिसके बाद ब्लिजार्ड वुल्फ अपना फाइनल अटैक करने के बाद गायब हो जाता है, जबकि जेरार्ड पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। जो देखकर लिडिया काफी खुश होते हुए एलन से कहती कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि लेडी ऑफ द स्वॉर्ड क्या कर सकती है। अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं काट ना सकूं। दूसरी तरफ टीना अपने एक स्पेल से आइस फिनिक्स जैसा दिखने वाला मैजिक तैयार कर लेती है। उसके इस स्पेल को देखकर वो दोनों हैरान हो चुके थे। तभी आइस फिनिक्स लिडिया की तरफ बढ़ते हुए उसके साथ मर्ज हो गया था, यहाँ तक कि उसके विंग्स भी अपेयर हो गए थे, जो देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। ये देखकर एलन उस टेक्निक का नाम बताता है, लैनिस्टर की सीक्रेट आर्ट स्कारलेट सोर्ड। लेकिन जेरार्ड उससे धीरे धीरे आजाद होने लगा था, यहाँ तक कि उसने अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। लेकिन लिडिया उसके बैरियर को काटने के साथ उसको बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है, पर उसके अंदर से काफी सारे टेंटिकल निकलते हुए उस पर अटैक कर चुके। लेकिन लिडिया उसके अटैक को डॉज करते हुए एक फाइनल अटैक करने के साथ उसका खेल वहीं पर खत्म कर देती है। जबकि दूसरी तरफ स्टेला जेरार्ड की बातों को याद करती है, जहाँ पर उसने उससे कहा था, तुम कभी भी सुप्रीम मैजिक में महारत हासिल नहीं कर पाओगे। ये सब याद आने के बाद स्टेला आखिरी बार टीना को देखने के बाद बेहोश हो चुकी, जो देखकर कैरन उसके लिए परेशान हो जाती है। सामने की तरफ लिडिया उन दोनों को इस तरह देखकर कह रही थी, तुम उसे कब छोड़ने वाली हो। लेकिन टीना के हाथ हटाते ही एलन अचानक गिर पड़ा। अब ये देखकर लिडिया और टीना काफी ज्यादा घबरा गए थे। अगले सीन में एलन की आंख खुलती है, साथ ही वो अपने मन में कहा, तो यह वह कीमत है जो मैं दो लोगों से लिंक करने से चुकाता हूँ। उसको होश में देखकर लिडिया एलन से कहती कि क्या तुम जानते थे कि तुम्हारा एंड इस तरह होगा, मुझे इसका जवाब दो। इस पे एलन कहा कि हाँ मैं जानता था। ये बात सुनकर लिडिया का कहना है, अगर मुझे पता होता कि इसमें तुम्हें खतरा हो सकता है तो मैं उस बेवकूफ प्रिंसेस को इसमें ऐड होने ही नहीं देती। शायद एलन की ऐसी हालत का एक और रीजन हो सकता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। जब टीना ने आखिरी बार एक स्पेल क्रिएट किया था तभी भी उसने उसका हाथ पकड़ रखा था और उनका माना लिंक भी था, तो इससे यह पता चलता है कि एलन की बची कुछ एनर्जी भी उसने खर्च कर दी, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया। आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत हूँ या सही? कमेंट में बताओ। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आप लोगों को एक प्यारा सा हार्ट दूंगा, पर असली हार्ट के बारे में सोचना भी मत। अब कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर लिडिया को अपनी इतनी फिक्र करता देखकर एलन उसे अपने सीने की तरफ लाते हुए कहता है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। पर लिडिया का चेहरा लाल हो गया था। तभी वो बोलती कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है, क्या मैं यहाँ हो सकती हूँ? जिसके जवाब पर एलन कहा, तुम वहीं पर हो तभी तो मैं जिंदा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिडिया का कहना है, क्या तुमको लगता है कि तुम इससे बाहर निकल सकते हो? इस पे एलन बोला कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये बात सुनकर उसको इस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो उससे कहती है, तुम झूठे हो, मैंने पहले भी कहा था और मैं इसे दोबारा कहूंगी। मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड बनकर अच्छा लग रहा है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ एलन उसकी ऐसी बातों को सुनकर बताता कि मैं चाहूंगा कि तुम एक अच्छी लड़की बनो और मेरी बातों में शामिल हो, और मेरे को यह भी पता है कि तुमने मेरी वजह से अपने बाल बढ़ाए हैं। जो सुनकर लिडिया उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे तुमने तो पहले ही मेरी मन की बात पढ़ ली थी है ना? इस पे एलन बोला कि मैं खुद को रोक नहीं सका और हमने माना लिंक भी कर रखा है, याद है? इसी वजह से मैंने तुम्हारे मन की बात सुन ली। जो सुनने के बाद लिडिया उसकी पोल पट्टी खोलने के साथ बताती है, जब तुमने उस बच्ची को किस किया तो तुम बात करने वाले होते कौन हो? साथ ही तुमने बचने की कोशिश भी नहीं कही। अब ये सुनकर एलन घबरा गया था। बाहर की तरफ वो तीनों लड़कियां उनकी बातें सुन रही थी, पर उनको ठीक से उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। अगर सुनाई देती तो टीना शर्म से पानी पानी हो चुकी होती। उसी वक्त वहाँ पर लिडिया का भाई आ गया था, जिसकी वजह से वो लड़कियां भी उनके सामने रिवील हो जाती हैं। तभी रिचर्ड मुद्दे की बात करते हुए कहता कि जेरार्ड को अरेस्ट कर लिया है, पर उसे सजा मिलेगी भी कि नहीं ये पक्का नहीं है। फिर एलन कैरन के दोस्त के बारे में पूछता है। इस पे रिचर्ड बताने लगा, कैरन ने कहा कि तुम ठीक हो जाओ तो बेहतर होगा, ताकि तुम मुझसे मिलने आ सको। उन दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद लिडिया बोली कि प्रिंस ब्लॉकहेड तुम्हारे ही जैसे लोगों में से एक है, उसने जो गड़बड़ की है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उस
उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिचर्ड कहा कि मैं मानता हूँ कि हमने उस पर इतनी करीबी से नजर नहीं रखी जितनी रखनी चाहिए थी, लेकिन उस डैकर में जो भी कुछ था उसने जेरार्ड को पूरी तरह से बदल दिया और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही लिडिया उसकी बोलती बंद कर देती है क्योंकि वो जेरार्ड की साइड ले रहा था। उसी वक्त वहाँ पर लिडिया की मोम आते के साथ एलन की हालत के बारे में पूछती है, जिस बात पर एलन बताता कि मैं पहले से बेहतर हूँ। वैसे अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे और मदद आने का इंतजार करना चाहिए था, खासकर प्रोफेसर का। इसलिए इस मामले में जेरार्ड की दुश्मनी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं लेन के ट्यूटर के रूप में काम जारी रखने के काबिल नहीं हूँ। इस पे मिस ली से लिन से सवाल करती है, क्या तुम चाहती हो कि एलन तुमको पढ़ाना जारी रखे और सोचना मत, सीधे जवाब दो। जो सुनकर लिन तुरंत एलन को पढ़ाई जारी रखने को कहती है। उसके जवाब को सुनकर मिस ली से कही, तुमने सुना एलन, जैसा कि मैंने तुमको पहले भी बताया है, लेंस्टर हमेशा से तुम्हारी तरफ ही रहा है। याद रखो तुम्हारे मॉम डैड हम पर भरोसा करते हैं कि हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। इसके लिए एलन उनका शुक्रिया अदा करता है, पर टीना कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। बाहर की तरफ टीना रोज को देख रही थी। उसी वक्त वहाँ पर एलन आते के साथ सवाल करता है, इस समय तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसका जवाब देते हुए टीना बताती कि मैं यहाँ टहल रही थी क्योंकि लेंस्टर के गार्डन काफी सुंदर हैं। एलन को भी यहाँ के गार्डन काफी पसंद है। तभी टीना निराश होते हुए कहती है, सैन से आज मुझे क्लियरली रूप से पता चल गया कि मैं अभी भी इनफ रूप से अच्छी नहीं हूँ। उसकी इस बात का जवाब देते हुए एलन कहा, यह बिल्कुल सच नहीं है और तुम्हारा मैजिक लगातार बेहतर हो रहा है, तुमको इस पर गर्व होना चाहिए। उसके इस बात का जवाब देते हुए टीना भड़कते हुए कही, मेरा मतलब यह नहीं है, मैं अब जिस तरह से तुम्हारे पास खड़ी हूँ उस तरह से मैं इसके काबिल नहीं हूँ और जो यह डिजर्व करता है वो है लिडिया। हम बस यही राह पर चल रहे हैं जहाँ तुम हमें ले जाना चाहती हो। जब भी कुछ गलत होता है तो सिर्फ एक ही पर्सन आपके साथ खड़ी होती है और वो है लिडिया। टीना की ऐसी बातों को सुनकर एलन उसे समझाता है, अपने आप को इस तरह से नीचा मत समझो। लिडिया लेडी ऑफ द सोर्ड है, वह किंगडम की प्राइड है और वह हमेशा से वैसी नहीं थी जैसे कि वह अब है। इसलिए बस एक एक कदम आगे बढ़ा और सुधार करती रहो। इस पर टीना कही, मैं शायद अभी भी तुम्हारी नजरों में एक बच्ची हूँ, लेकिन मैं हमेशा छोटी बच्ची नहीं रहूंगी। सैन से मैं तुम्हारे साथ एक जगह हासिल करके रहूंगी। मैं अपनी माँ रोजा हार्वर्ड और उस मैजिकल स्टाफ और रिबन की कसम खाती हूँ जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। वैसे कि आप आगे भी मेरी इसी तरह मदद करते रहेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन इसके लिए राजी हो गया था। वैसे अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज हाइप जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को अकेले बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है। इसलिए प्लीज मेरी वीडियो को हाइप जरूर कर देना। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये इमोशनल एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में कैरन अपने भाई को स्टेला के बारे में बता रही थी। प्रिंस जेरार्ड के साथ तुम्हारे फाइट के ठीक बाद वह तुरंत बेहोश हो गई, लेकिन उसमें फिजिकली रूप से कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही वह मेंटली रूप से भी ठीक है। पर मुझे लगता है टीना और लेन को सुप्रीम मैजिक करता देखकर वह काफी उदास हो गई थी। स्टेला ईमानदार है, उसने हमेशा से कड़ी मेहनत की है, लेकिन वह वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची है। कैरन की ऐसी बातों को सुनकर एलन कहा कि अच्छा ऐसा है, तो ऐसा लग रहा था कि वह शुरू से ही सुप्रीम मैजिक पर अड़ी हुई थी। जिस बात का जवाब देते हुए कैरन कहती है कि वह स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे लगता है कि वह ऊपर जाएगी, लेकिन फिर भी। जिस पर एलन बताता कि जैसे कोई परेशानी हुई तो मुझे बता देना। उसके ऐसा कहते ही यहाँ सीन शिफ्ट होकर हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो एलन से कह रहे थे प्रिंस जेरार्ड को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है और तुम में से किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। जो सुनने के बाद कैरन कहा, ये एक सही फैसला है। अब उस आवाज के बारे में जो मैंने फाइट के दौरान सुनी थी, मेरा मानना है कि यह सच में खोया हुआ ग्रेट स्पेल फ्रीडिज क्रेन था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हेडमास्टर कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि यह आवाज सिर्फ तुमने ही सुनी है, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है जब तक कि मैं बहुत ज्यादा गलत ना हूँ। फिर भी इमिटेशन से क्या मतलब हो सकता है? और क्या टीना को इस बात का पता है? जिस बात पर एलन मना करते हुए बताता कि मैंने सोचा था कि जब मुझे इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका मिल जाएगा तो मैं उसे बता दूंगा। उसी वक्त वहाँ पर स्टेला आते के साथ कहती कि इस बिजी समय में मेरी दखलंदाजी के लिए माफ करना, पर मेरी एक क्लासमेट जल्दी ही स्कूल वापस आएगी। जिसके बाद वो उन्हें एक पर्चा थमा देती है, जिसको देखने के बाद हेडमास्टर बताते हैं यह फेलिसिया फोर्सी है, क्या उसकी तबीयत में सुधार हुआ है? जिस बात पर एग्री करते हुए स्टेला कहती कि हाँ, स्कूल जाने के लिए वह काफी हेल्दी लग रही है। कैरन और मैं उसकी छूटी हुई लेसन को पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हेडमास्टर बोले, बहुत अच्छा, ये आसान नहीं होगा, लेकिन जो कर सकते हो वो करो। फिर वो उनका शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद हेडमास्टर एलन को बताते हैं स्टेला हमारे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट के रूप में तारीफों के लायक काम कर रही है। हालांकि सभी राइट्स के अनुसार यह पोस्ट तुम्हारी बहन को मिलनी चाहिए थी। इस पे एलन बोलता कि बीस्टफॉल कम्युनिटी को अभी भी गहरी जड़ें जमाए रखने के लिए प्रेजुडिस और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन कैरन प्रेसिडेंट के रूप में लेडी स्टेला की मदद करके खुश है। स्टेला कड़ी मेहनत करती है और स्टूडेंट उन पर भरोसा करते हैं। वह स्टूडेंट काउंसिल को लीड करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई है। दूसरी तरफ
तरफ स्टेला अपने मन में कहती कि मुझे अभी भी अपने आप पर भरोसा नहीं हुआ। सच तो यह है कि डैड ने इस अकेडमी में मेरे एडमिशन पर विरोध किया था। फिर हम उसके पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर स्टेला अपने डैड से कह रही थी क्या आप इसे दोबारा रिपीट कर सकते हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए ड्यूक बताते कि मैंने कहा कि तुमको रॉयल अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। हार्वर्ड्स की कई पीढ़ियों हमारे हेरिटेटेड सुप्रीम मैजिक से किंगडम की सेवा करती हैं, लेकिन स्टेला तुम्हारे पास इसमें मास्टरी हासिल करने का कोई मौका नहीं है। ये बात सुनकर स्टेला नाराज होते हुए कहती है मेरा इरादा ऐसा करने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करने का है। रॉयल अकेडमी में पूरी शिद्दत से की गई पढ़ाई जरूर रंग लाती है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए ड्यूक कहे तुमने काफी कुछ किया है। माना की कैपेसिटी जन्म के समय ही फिक्स हो जाती है। तुम में माना की कमी है, जबकि तुम्हारी बहन टीना के पास ये खूब है, लेकिन वह एलिमेंट्री स्पेल भी एक्टिवेट नहीं कर सकती। अब मुझे लगने लगा है कि मैजिकल इनहेरिटेड मेरी जनरेशन के साथ ही खत्म हो जाएगी। हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता तलाशना होगा। तभी स्टेला मना करने के साथ बोलती कि मैं रॉयल अकेडमी और यूनिवर्सिटी में स्टडी करूंगी। मैं ये साबित कर दूंगी कि मुझ में फ्यूचर डचेस हार्वर्ड के अकॉर्डिंग टैलेंट है। इसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया। साथ ही वो बोलती कि माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैं भी करूंगी, और मैंने ऐसे काम किए जैसे मेरी लाइफ उस पर ही डिपेंड हो। परिणाम स्वरूप मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई और मैंने अपने ज्यादातर दोस्तों की तुलना में बेहतर ग्रेड हासिल किए। इससे मुझे थोड़ा गर्व मिला, उससे मैं जिंदा रही। तभी यहाँ सिनफेलेसिया के सेलिब्रेशन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो लोग उसे ठीक होने और यूनिवर्सिटी में जाने की बधाइयाँ दे रहे होते हैं। वहाँ पर मौज मस्ती करने के बाद कैरन स्टेला से कह रही थी यह मजेदार था है ना, और मुझे खुशी है कि फेलेसिया को नई लड़कियों के साथ घुलने मिलने में आसानी हो गई। वैसे स्टेला, हमारे कमरे में होने वाली पार्टी के बाद तुम क्या कहोगी? हाल ही में हम लोग बैठकर ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए हैं। तभी स्टेला उससे माफी मांगते हुए कहती कि मुझे आज एक काम निपटाना है, इसलिए मुझे आज मना करना होगा। जो सुनकर कैरन उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, पर स्टेला बहाना मारते हुए वहाँ से चली गई थी। फिर हम स्टेला के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो काफी परेशान दिख रही होती है। तभी स्टेला का छोटा रूप अपेयर होते हुए उसको बताता कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उस समय जब फाइट खत्म हुई तो मैं जेलेसी और डिसअपॉइंटमेंट से टूट गई। टीना को एलिमेंट्री स्पेल भी नहीं करना आता था, पर वो वहाँ थी एक मास्टर की तरह सुप्रीम मैजिक कर रही थी। एली और लिन ने भी जेरार्ड के खिलाफ अपनी जगह बनाई रखी, लेकिन मैं अपनी पेशेंस खो बैठी और एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा सकी। यह बहुत निराशाजनक था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्टेला बोली कि तुम गलत हो, मैंने फाइट में शामिल होने की कोशिश की थी। इस पे छोटी स्टेला बताती कि लेकिन जब मैंने जेरार्ड की बात सुनी तो मैंने हार मान ली। सबसे पहली कैरन थी जब मैं उस अकेडमी में मिली, पर उसके टैलेंट ने मुझे जेलस और डिसअपॉइंटमेंट फील कराया। जिस पर स्टेला कहती है मैं जानती हूँ कि वह टैलेंटेड है, लेकिन मैंने उसके बराबर पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। ये बात सुनकर छोटी स्टेला का कहना है, लेकिन कैरन बेहतर प्रैक्टिकल सोर्सरर है, मैं कभी भी उसे हराने के करीब नहीं आई हूँ। मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि मैं प्रेसिडेंट किस लिए बने, क्योंकि कैरन ने मेरे लिए पोस्ट छोड़ दी। उसी वक्त वहाँ पर टीना का इमेज भी समन होते हुए उससे कहता है कि यही कारण है कि मैं तुमसे आगे आसानी से निकल सकी। बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अचानक पीछे छूट जाने पर कैसा फील होता है? हार्वर्ड के कर्ज बच्चों द्वारा जो मैजिक भी नहीं कर सकते थे, ये सुनकर तुम्हें सिक्योर महसूस हुआ है ना? जब तक मैं मैजिक नहीं कर सकती थी तब तक तुम्हें सक्सेसर बनना था। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर स्टेला कह रही थी नहीं टीना, ऐसा नहीं कहेगी। मेरी बहन मैजिक करना सीख रही है, इससे मुझे खुशी होती है। पर वो दोनों एक साथ कहते कि तुम जेलस हो। इसके बाद यहाँ से एक कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर गिल एलन को बताता कि तुम्हें पता है एलन, मैं सोच रहा था क्या तुम भी उन लोगों में से एक हो, वह पर्सन जो अपने लिए चीजों को मुश्किल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इस पे एलन बोलता कि क्या मैं ऐसा पर्सन दिखता हूँ जो ऐसा करेगा? ये बात सुनकर गिल कहा कि मेरा मतलब है तुम रॉयल अकेडमी में पढ़ाते हुए भी ट्यूशन पढ़ा रहे हो और तुम लिडिया का भी ध्यान रखते हो, साथ ही हार्वर्ड और लेनेस्टर के बिजनेस में भी मदद कर रहे हो। तभी एलन अपना जादू चलाते हुए कहा ट्रेडिंग पार्टनर्स को सेलेक्ट करना जरूरी है। इस बात का जवाब देते हुए गिल कहता कि बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुमको, पर मुझे यह मत बताना कि तुमने दुनिया में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। ये बात सुनकर एलन उसको समझाता कि पागल मत बनो, मैं केवल अपने खाली समय में ही मदद करता हूँ। अब ये सुनकर गिल कहा खैर मुझे लगता है कि जब सब कुछ कहा और किया गया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। प्रोफेसर के दोनों ड्यूक के साथ अच्छे रिलेशन है और डचेस लिसा उनकी स्टूडेंट हुआ करती थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन बताता कि वैसे तुम सुबह सुबह पहले यहाँ किस लिए आए थे? अगर हाईने सब गए तो मैं मदद के लिए हाथ बढ़ाऊंगा, लॉर्ड गिल अलग्रेन, या फिर तुम चाहोगे कि मैं तुमको ड्यूक अलग्रेन के पोटेंशियल का सक्सेसर कहूँ? वो बात सुनकर गिल कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस चौथा बेटा हूँ और तुम मेरा इस तरह मजाक क्यों उड़ा रहे हो? उसके इस बात का जवाब देते हुए एलन बोला मेरा मतलब हर वर्ड से है। अब तुम मेरी बजाय लिडिया को छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसकी ऐसी बातों को सुनकर गिल घबराते हुए कहता है अगर मैं उसके साथ खिलवाड़ करूंगा तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लापरवाही एक बात है, लेकिन मुझे सुसाइड करने के लिए मत कहो। तभी एलन उसे एक ऑर्ब दिखाता है, जो देखकर वो कहा एक वीडियो ऑर्ब? मुझे मत बताओ कि तुमने इसे रिकॉर्ड किया है। फिर
एलन उसे धमकाते हुए बताता कि मैं इसे लिडिया को दिखाऊंगा, इसलिए अब तुम स्ट्रॉन्ग रहो। अब ये सुनकर गिल परेशान हो गया था। इसके बाद वो दोनों कहीं जा रहे थे, तभी एलन गिल से कहा कि खैर मुझे एक क्लास को पढ़ाने जाना है, वैसे अब तुम यूनिवर्सिटी में ढिलाई मत बरतो। इस पे गिल बोलता कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुमको खुद को थोड़ा आराम देना चाहिए। जिस बात का जवाब देते हुए एलन का कहना है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ता देखना बहुत रोमांचक होगा। तभी गिल उसे एक सलाह देता है, तुम्हारे जो फेस एक्सप्रेशन है वह चिल्ला रहा है। टीचर, उस घटना के बारे में लोग देश विदेश में तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग तुमसे दुश्मनी रखते हैं, वह कहते हैं कि तुम डिजास्टर लाओगे। उसकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए एलन उसका शुक्रिया अदा करता है। अगले सीन में हम स्टेला को देखते हैं, जो एक फॉर्मूला तैयार करते हुए कह रही थी, यह ठीक है, मुझे बस पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करनी है। जिसके बाद स्टेला अपनी क्लास में पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करती, साथ ही साथ वो फेलेसिया का कोर्स कंप्लीट कराने में भी लगी हुई थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कैरन उनसे पूछती है, क्या हम स्काई ब्लू रूफ वाले कैफे में घूमने चलें? तभी स्टेला मना कर देती है, क्योंकि उसके कुछ और प्लान्स हैं। जो कहते ही वो वहाँ से चली गई थी। उसको यूं जाता देखकर फेलेसिया कैरन से सवाल करती है, क्या ये मेरी गलती है या स्टेला कुछ अलग दिख रही थी? जिस बात पर कैरन उसको बताती कि वह चीजों को दबाकर रखने वालों किस्म की है, शायद हमें उसे अभी के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उन दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर टीना कह रही थी, आप किस बारे में बात करना चाहते थे? इस पे एलन बताते कि तुम बहुत ही होपफुल दिख रही हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए टीना कहने लगी, जब आपने मुझे स्पेशल रूप से यहाँ बुलाया तो मैं ऐसे कैसे नहीं आ सकती। तभी एलन बोला, यह बहुत ही जरूरी और सीरियस मामला है। क्या तुम्हें याद है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम एक ग्रेट स्पेल करना चाहोगे? चलो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। टीना, तुम्हारे अंदर ग्रेट मैजिक से जुड़ी हुई कोई चीज है। मैंने अब तक इसकी आवाज 3 बार सुनी है और इसे देखा, पर वो क्लियर नहीं था। लेकिन किसी रीजन से यह बाकी सभी के लिए इनऑडिबल और इनविजिबल जैसा प्रतीत होता है। मेरा मानना है कि यह खोए हुए ग्रेट स्पेल में से एक फ्रीडीज क्रेन है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना और ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मतलब लेजेंड्स में लोग वो स्पेल करते थे, वो मेरी पिक्चर बुक में है। तभी एलन उसको बताता है, मुझे एहसास है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है, पर हेडमास्टर मेरी राय से सहमत है, पर अभी भी काफी कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। मेरा मानना है कि हमें एक समय में एक सवाल का जवाब खोजना होगा। लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना परेशान हो चुकी थी, जो देखकर एलन उसको समझाता है कि तुम इतना परेशान मत हो, तुम्हारे अंदर जो फ्रेडिज क्रेन है वो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए रिलैक्स रहो और याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर पहला कदम अपने मानव को कंट्रोल करने में मास्टरी हासिल करना है। इसी के साथ वहाँ पर शाम हो चुकी थी, साथ ही साथ एलन उन तीनों से कह रहा था, अब आज के प्रैक्टिकल लेसन के लिए टीना और लिन अपने स्पेल की पावर को कंट्रोल करने के तरीके की प्रैक्टिस जारी रखो। तभी एली एलन से सवाल करती है, क्या आप मुझे एडवांस स्पेल सिखाओगे? उसके इस बात का जवाब देते हुए एलन बताता कि मैं तुमको फॉर्मूला सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उन्हें परफॉर्म करने के लिए इनफ माना नहीं है। इस पे एली कही, अगर आप मेरे साथ माना लिंक करे तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? उस समय आपने लेडी टीना और लेडी लिडिया के साथ ऐसा ही किया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लोग हैरान हो गए थे, पर टीना को अब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब ये उनका सीक्रेट नहीं रहा। जबकि एली उससे कहती कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। तभी लिन भी इसमें शामिल होते हुए कहती कि मैं भी इसमें मदद करना चाहती हूँ। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर एलन बोला, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ऐसा फील करते हो, लेकिन प्लीज अपनी सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दो। लेकिन वो दोनों अब टीना से ही झगड़े करने लगे थे, क्योंकि टीना ने यह सही नहीं किया। उसी वक्त वहाँ पर लेडी आते के साथ बताती कि क्या तुम एक एडवांस स्पेल परफॉर्म करना चाहती हो? ठीक है, मैं इसमें मदद करूंगी। लिडिया को अपने सामने देखकर एलन का कहना है, क्या तुमने सुन लिया? तो फिर अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो। तभी लिडिया अपना हाथ आगे की तरफ कर देती है, जो देखकर एलन अब इसके लिए मना करने लगता है। लेकिन लिडिया सुनती नहीं, वो ये करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही थी। अब ये देखकर एलन भी इसके लिए मान गया। तभी वो दोनों अपना लिंक एक्टिवेट करने लगते हैं। ये सब करने के बाद एलन कहने लगा था, अब मुझे एडवांस मैजिक के साथ एलिमेंटल कैमोफ्लेज को परफॉर्म करने की परमिशन दो। जो कहने के बाद उसने एक शानदार एडवांस स्पेल दिखाया, जो उनको काफी ज्यादा खूबसूरत लगा। फिर वो वहाँ पर काफी सारे एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए स्प्रिंकल को क्रिएट कर लिया था। तभी एलन उसको इसके बारे में बताता है, मैं एक साथ कई एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। याद है हमने कैंडल्स के साथ क्या प्रैक्टिस की थी? तुम तीनों को कुछ ही समय में इसकी आदत हो जाएगी, फिर तुम भी ये कर पाओगे। इसके बाद यहाँ से निस्टेला की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो सुप्रीम मैजिक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले उससे हो ही नहीं रहा। और ये सब कैरन और फेलिसिया चुपके से देख रहे थे। इसके कुछ देर बाद हम उनके कमरे की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो दोनों उससे पहले ही आकर सो चुके। साथ ही साथ वहाँ पर स्टेला भी आ गई थी, लेकिन वो अपने सामने चाय और कुकीज देखकर हैरान हो जाती है। पर उसको पता चल गया था कि ये काम किसका है। फिर वो उनका शुक्रिया अदा करने के बाद चाय का आनंद लेने लगी। ये सब देखने के बाद वो दोनों काफी खुश हो गए थे। तभी स्टेला चाय पीते हुए अपनी माँ की बातों को याद करने लगती है, जिन रातों तुम सो नहीं सकती, तो उस रात चांद और तारों को इस तरह
तरह देखो और कोई आवाज मत करो। क्या तुम्हें ये आता है? अगर आता है तो एलिमेंट तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। उनकी इस बात का जवाब देते हुए स्टेला कही, मुझे बताओ माँ, क्या एलिमेंट मुझे भी देखने आएंगे? इस पे उसकी माँ एग्री करते हुए बताती कि हाँ, और कभी भी डरना मत, वह तुम्हारे पास जरूर आएंगे स्टेला। ये सब याद आने के बाद स्टेला अपने मन में बताती है, माँ मैं इस पर काम करती रहूंगी, जो पहले से भी ज्यादा मुश्किल है, पर मैं हार कभी नहीं मानूंगी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में वो तीनों मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ पर स्टेला और कैरन के स्पेल ने अपने टारगेट की बैंड बजा कर रख दी थी, जबकि फेलिसिया का स्पेल थोड़ा कच्चा है। तभी उसकी किताब उन स्टूडेंट के पास गिर गई थी, जो देखकर फेलिसिया अपनी किताब लेने के लिए उनके पास चली जाती है, पर वो उन लड़कों का चेहरा देखकर काफी ज्यादा शर्मा चुकी, जिसकी वजह से वो गिर गई। तभी यासिन एलन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो किसी से कह रहा होता है, मैंने आपका प्रपोजल पढ़ लिया। फिर वो अपने मन में कहा, आर्नेस्ट फोसे, फोसे कंपनी का प्रेसिडेंट है, तो यह मिस फेलिसिया का डैड है। जो सब कहने के बाद एलन उनको बताता कि आप स्पेसिफाई करते हैं कि आप सभी लेंस्टर वाइन और हार्वर्ड प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को मैनेज कैसे करेंगे? जिस बात का जवाब देते हुए आर्नेस्ट फोर्ड से बताता है, कॉन्ट्रैक्ट पहले आता है, बाकी सब हम बाद में तय कर लेंगे, चिंता मत करो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एलन बोला, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन क्योंकि इस गुड्स में शामिल सभी चीजों पर ड्यूकल का लोगो लगा हुआ है, हम उन्हें ऐसी अनसर्टेन शर्तों पर पेशकश नहीं कर सकते। आपका अपना समय देने के लिए शुक्रिया, प्लीज घर जाते समय अपना ध्यान रखें। तभी यासिन फेलिसिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो अभी भी शर्मा रही थी। तभी कैरन उसको ऐसे देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक फील कर रही हो? लेकिन वो स्टेला से चिपकते हुए कहते कि स्टेला, तुम्हें गले लगाने से ज्यादा मुझे कहीं शांति नहीं मिलती, मुझे कैरन से इस तरह का आराम कभी नहीं मिल सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कैरन को गुस्सा आ रहा था, पर वो उसके पास कुछ पेजेस को देखकर इसके बारे में पूछती है, जो सुनकर फेलिसिया उसे छुपाते हुए बोली, यह कुछ भी नहीं है। अब ये देखकर कैरन कह रही थी, अगर तुम झूठ बोलने जा रही हो तो मुझसे सुनने की उम्मीद मत रखना। वो बात सुनकर फेलिसिया फिर से स्टेला पर चिपकते हुए कही, वाइस प्रेसिडेंट मुझ पर हमला कर रही है, पर अब स्टेला भी इसके बारे में पूछती है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर फेलिसिया आखिर में ये बताने को राजी हो चुकी थी, क्या तुम जानती हो कि मैं फैमिली बिजनेस में कैसे मदद करती हूँ? दूसरी तरफ मेरे डैड ने एक डील करने की कोशिश की और उसने इसे बहुत बड़ा झटका दिया। उसकी इस बात का जवाब देते हुए स्टेला बोली, श्योरली और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी। इस पे फेलिसिया एग्री थी, पर वो इससे खुश नहीं थी, जो देखकर कैरन उसे एक टिचकी मारते हुए बताती है, इसके बारे में हमें सब बताओ। जिसके बाद फेलिसिया ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया था। जो सब जानने के बाद कैरन कहने लगी, तो क्या लेंस्टर और हार्वर्ड एक साथ बिजनेस कर रहे हैं? जिस पर फेलिसिया बताती है, वह बातचीत हमारी कंपनी के लिए काफी मायने रखती थी, इसलिए सच में मैं इसे कामयाब बनाना चाहती थी। इसलिए यह मेरी गलती है कि स्कूल वापस आने पर मुझे कागजी कार्रवाई की जांच करने का समय नहीं मिला, और मेरे डैड ने कसम खाई कि वह इसे संभाल लेंगे, क्योंकि उन्हें एक यंग लड़के के साथ काम करना था। इसके बाद यासिन एक कैफे की तरफ आ गया था, जहाँ पर कैरन अपने भाई के सामने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि आपको नहीं लगता कि आप मुझे बता सकते थे कि आपने फेलिसिया के डैड के साथ काम किया है? इसके लिए एलन उससे माफी मांगते हुए बताता कि लेकिन यह सच में मेरी प्रॉब्लम है, जिसे मुझे ठीक करना है। अपने भाई की ऐसी बातों को सुनकर कैरन कहने लगी, मुझे पता है, लेकिन फेलिसिया इसे अपनी उम्मीदों से ज्यादा सीरियस ले रही है। उसी वक्त वहाँ पर एलन के स्टूडेंट आ गए थे। तभी एली फिर से किसी चीज से टकराते हुए गिरने ही वाली थी, पर एलन उसे विंड स्पेल से बचा लेता है, जिसके लिए वो उसका शुक्रिया अदा भी करती है। जबकि लिन एलन को एक लेटर पकड़ाते हुए कहती है, भाई ये आना ने मुझे आपके लिए दिया है। उसी वक्त एलन उस लेटर को खोलने के साथ देखने लगता है, पर वो तीनों भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे, जो देखकर एलन उनसे कहता है कि जासूसी करना गलत है। अब ये सुनकर वो तीनों उससे माफी मांगने लगे थे, जबकि एलन कहता कि यह रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में मेरे द्वारा निपटाए गए बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है। पर टीना कह रही थी, तो फिर तुम इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन वो लेटर उनके सामने धरते हुए बताता है, एक निश्चित बिंदु के बाद स्थिति में तेजी से सुधार हुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। इस पे टीना सवाल करती है, क्या मैनेजमेंट में कोई बदलाव हुआ है? इस पे एलन मना कर देता है, जो सुनकर फिर टीना कही, कुछ तो जरूर बदला होगा। वो बात सुनकर एलन उसे बताता है, एडिशनल वर्कर को काम पर रखने के अलावा कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दिखी कि उन्होंने मुनाफा बढ़ाया है। अब एलन सोच में पड़ गया था, जो देखकर कैरन अपने भाई को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। पर जाते के साथ वो इन तीनों को समझाती कि मेरा भाई लोगों को बिगाड़ने में माहिर है, लेकिन उसका फायदा मत उठाओ। अगर तुम लोग उसकी और ज्यादा करीब आने की कोशिश करोगी तो लिडिया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो तीनों तुरंत एक झटके में मान गई थी। दूसरी तरफ एलन भी हैरान होते हुए कहता है, अब बेहतर होगा कि हम खुद ही आगे बढ़ें, और मैं आज तुमको हार्वर्ड रेजिडेंस पर ट्यूशन पढ़ाऊंगा। इसके बाद यहाँ से रात के डिनर की तरफ आ गया था, जहाँ पर टीना इस शानदार डिनर के लिए शैली का शुक्रिया अदा कर रही होती है। साथ ही उसमें नॉर्थन वेजिटेबल का इस्तेमाल किया गया था। तभी
एलन मिस शैली से सवाल करता है क्या मीट भी नॉर्थ से है। अब ये सुनकर वो बताती कि नहीं, यह स्नो डियर है। अब ये सुनकर एलन का कहना है रॉयल कैपिटल तक ट्रांसपोर्टिंग आसान नहीं हो सकती, जिस बात का जवाब देते हुए टीना कहती है ऐसा नहीं है। स्टोरेज मेथड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सभी रेगुलेटेड है। प्रोडक्ट्स को पीक कंडीशन में डिलीवर करना, साथ ही वाइब्रेशन से कुछ चीजें डैमेज हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि उन्हें ट्रेन से ना भेजा जाए। ये बात सुनकर एलन उसका शुक्रिया अदा करने के साथ बताता है मैं समझ गया, मुझे यह नहीं पता था। इससे मुझे याद आया, टीना, एली, क्या तुमने लेडी स्टेला के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया है? जिस पर टीना बताते कि खास तौर पर नहीं, वह पहले की तरह ही लेवल हेड स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। इस पे एलन कहा क्या ऐसा है? अब जब तुम खाना खा लो तो आज के लेसन को रिव्यू करना मत भूल जाना। इसके बाद यहाँ से फेलिसिया की तरफ आ गया था, जो मिरर के सामने खड़ी होकर कह रही थी सब ठीक है, शांत हो जाओ, गहरी गहरी सांस लो फेलिसिया। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर कैरन बताती कि इतना परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, तुम मुझसे पहले भी मिल चुकी हो। दूसरी तरफ स्टेला अभी भी परेशान दिख रही थी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उसी बंदे की तरफ आ गया था जहाँ पर फेलिसिया उससे मिलने के लिए आई थी, और ये पर्सन और कोई और नहीं बल्कि एलन है। तभी फेलिसिया एलन से हकलाते हुए कह रही थी प्लीज मेरे डैड के उस दिन के बिहेवियर के लिए माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि मुझे यह पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्या आप प्लीज हमें कॉन्ट्रैक्ट पर नेगोशिएट करने का एक और मौका दोगे? पर एलन उसे अपना सिर उठाने को कहता है, जबकि फेलिसिया कह रही थी मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रॉपर बात नहीं पूछ रही हूँ। तभी एलन कहता है फॉसे कंपनी चलाने वाले पर्सन के रूप में क्या तुमको कोशिश करनी होगी? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। तभी टीना इसका मतलब पूछती है। इस पे एलन कहता है कि तुमने और लेन ने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। हो सकता है कि हालात ना बदलें, पर फिर भी कारोबार में सुधार हो गया हो, क्योंकि किसी इनविजिबल पर्सन ने इसे दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। एक बार जब मेरे मन में यह आइडिया आया तो मैंने एक चीज देखी जो बदल गई। मिस्टर फोर्से ने अपनी फैमिली को रॉयल कैपिटल में बुलाया। मिस फेलिसिया, क्या आप कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल बनाने से पहले यहाँ तक आ गई थी? जिस पर फेलिसिया उसकी बात से एग्री थी, जो सुनकर एलन का कहना है आप किसी भी बिजनेस डॉक्यूमेंट में दिखाई नहीं देती हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए फेलिसिया बताती कि तुमने ये कैसे सोचा कि ये मैं थी? ये बात सुनकर एलन कह रहा था मुझे हमारी पिछली मुलाकात से यह पता चल गया था। इसके अलावा कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट उसकी फैमिली की बिजनेस डीलिंग पर नजर नहीं रखेगा। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे पर्सन के रूप में जिसे दो ड्यूकल हाउसेस के बिजनेस पार्टनर्स की जांच करने का काम सौंपा गया था, तो मैं आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन एक प्राइवेट पर्सन के रूप में मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फेलिसिया को यह सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो उसका समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। उसको ऐसे ज्यादा देखकर स्टेला भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। नेक्स्ट सीन में फेलिसिया रो रही थी। तभी स्टेला आते के साथ उसको बताती कि तुम जानती हो कि दौड़ना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ वहाँ पर कैरन आते के साथ कही एलन तुम्हारी मदद करने जा रहा है। यहाँ तक कि लिन भी बोलती कि मेरा भाई कभी भी किसी की मदद करने से इनकार नहीं करता। ये बात सुनकर फेलिसिया हैरान होते हुए पूछती है लेकिन उसने तो मुझे मना कर दिया है ना? उसकी इस बात का जवाब देते हुए कैरन कहते कि गोलमोल जवाब देना उसकी बुरी आदतों में से एक है। फिर फेलिसिया वापस वहीं पहुंचते हुए एलन को बताती है प्लीज मुझे बताओ मिस्टर एलन कि हमें क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए एलन कहा मुझे लगता है कि आपको ये सब पाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कहूँ तो मुझे शक है कि फोर्से कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं। उस लिस्ट में हर एक आइटम को मैनेज करने के लिए आपको ज्यादा कंजर्वेटिवली तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तुम जानती हो कि नॉर्थ और साउथ के गुड्स का ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कोई आसान काम नहीं है। उसकी बात को समझते हुए फेलिसिया एलन का शुक्रिया अदा करते हुए बताती कि हमें नेगोशिएशन का एक और मौका दीजिए। इसके बाद यहाँ से रॉयल कैपिटल की तरफ आ गया था, जहाँ पर फेलिसिया के डैड एलन से कह रहे थे हमें एक और मौका देने के लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा हम कर सके उतना कम है। साथ ही साथ फेलिसिया बताती कि हम एक नया प्रपोजल लेके आए हैं, इसमें हर एक चीज के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की हमारे प्लान की डिटेल दी गई है। जिसके बाद एलन उस प्रपोजल को देखने के बाद अर्नेस्ट से कहता है यह बहुत अच्छा लग रहा है, हम एक डील करना चाहेंगे। हमारी पिछली मुलाकात में आपने हमारी वाइन और प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट में डील करने के लिए कहा था। इस बार आपने खुद को लेस्ट रेड वाइन तक सीमित रखा था। आपने स्टोरेज फैसिलिटीज और सेल रूट्स को स्पेसिफाइड किए हैं। हमें यह क्लियर पिक्चर दे कि आप किस प्रकार बिजनेस करना चाहते हैं। मैं इस प्लान को दोनों ड्यूकल हाउसेस के सक्षम सही ठहरा सकता हूँ और हमें प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके खुशी होगी। उसी वक्त फेलिसिया एलन से सवाल करती है कि आपके पास ऐसा कोई अल्कोहलिक ड्रिंक है जो लिस्ट में नहीं है? तभी एलन उससे कहता है कि तुम मुझसे पूछना क्या चाहती हो। उसके इस बात का जवाब देते हुए फेलिसिया कहती है खैर जैसा कि मैं देखती हूँ हार्वर्ड ने अपनी ऑफरिंग को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर फोकस किया, लेकिन यही बात लेंस्टर के लिए भी सही है। तो अगर लेंस्टर का ड्यूकल हाउस वाइन की ऑफरिंग कर रहा है और मुझे इससे हैरानी हुई कि हार्वर्ड के ड्यूकल हाउसेस के पास बैलेंस बनाने के लिए कुछ हो सकता है। अपनी बेटी की ऐसी बातों को सुनकर अर्नेस्ट कहते कि फेलिसिया की इमेजिनेशन पावर एक्टिवेट है। प्लीज इस गुस्ताखी के लिए मेरी बेटी को माफ
कर दीजिए। उसी वक्त वहाँ पर एक सर्वेंट 2 वाइन के गिलास लाकर उनकी तरफ पेश कर देती है। तभी उनके बारे में एलन बताते हुए कहता है, यह लेस्टर व्हाइट वाइन और हार्वर्ड की स्पिरिट्स, प्लीज वाइन को एक बार टेस्ट करें। फिर आर्नेस्ट दोनों वाइन को टेस्ट करने के बाद कहता है, यह अच्छा है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग। ये बात सुनकर एलन कहा कि सच में मेरा मानना है कि आप इनमें से किसी एक के लिए डील कर सकते हैं। तभी सर्वेंट उन दोनों वाइन के डॉक्यूमेंट उनको दे देती है, जिसको देखने के बाद अर्नेस्ट बोलते कि क्या ये नोट से लाई गई डिजिटल लेयर है, फिर हम व्हाइट वाइन लेंगे। उसी वक्त फेलिसिया का कहना है, मुझे लगता है कि हमें स्पिरिट्स लेनी चाहिए। जो सुनकर एलन इसका रीजन पूछता है। तभी फेलिसिया बताने लगी, वाइन का ट्रेड लगभग नो एग्जिस्टेंस है। मुझे शक है कि कैपिटल के कई रेजिडेंट्स ने इसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप किया है, लेकिन यह पेपर उन्हें नॉर्थन फेवरेट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में नॉर्थन के लोगों के बीच डिमांड होनी चाहिए। पर उसके फादर कहते हैं, लेकिन तुमने तो उसका स्वाद भी नहीं चखा है। जिस बात पर फेलिसिया बताते कि कुछ सेकंड पहले भी आप खुद भी इसके बारे में नहीं जानते थे। फिर वो वाइन का एक गिलास उठाते हुए कई नॉर्थनर्स के लिए वाइन का टेस्ट घर जैसा होना चाहिए, ऐसा टेस्ट जो उन्हें रॉयल कैपिटल में नहीं मिल सकता। मैं इसे उनके पास लाना चाहूंगी। मुझे यकीन है कि वह बहुत खुश होंगे। मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। इस बात पर अर्नेस्ट का कहना है, मुझे नहीं पता था कि तुम बिजनेस को इतना सीरियसली तरीके से लेती हो। ठीक है, हम स्पिरिट्स को लेंगे। अपने डैड की ऐसी बातों को सुनकर फेलिसिया काफी खुश हो गई थी। दूसरी तरफ एलन बताता कि मुझे लगता है कि आप यूनिवर्सिटी जाएंगी मिस फेलिसिया, और आपके ग्रेजुएट होने के बाद आप क्या करोगी। इस पे फेलिसिया कहती है, मैं फैमिली बिजनेस में मदद करना चाहूंगी। तभी एलन फेलिसिया से एक रिक्वेस्ट करता है, पर उससे पहले ही अर्नेस्ट कहने लगे, जो भी तुम्हारा सवाल है उससे पूछ सकते हो। हालांकि अगर उसके सामने तुम मैरिज का प्रपोजल रखो तो ज्यादा बेटर होगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर फेलिसिया ब्लश करने लगी थी। इस पे एलन कह रहा था, ये इंटरेस्टिंग लगता है मिस फेलिसिया, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगी तो यह मानते हुए कि यह जॉइंट वेंचर जारी रहेगा, क्या आप यहाँ पर काम करने पर सोचोगी और आपको अपने होराइजन को व्यापक बनाने में अच्छा रहेगा। पर अर्नेस्ट को लगता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। इस पे एलन कहा, मैं देखना चाहूंगा कि आप बड़े कैनवास के साथ क्या बना सकती हो। अगले सीन में हम उसके कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसको नींद नहीं आ रही थी। साथ ही वो अपने पिलो में से एक मैप बाहर निकालते हुए धीरे से कहती कि मुझे उम्मीद है कि लोगों को हार्वर्ड स्पिरिट पसंद आएगी। शायद उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी और हम उन्हें एक पॉपुलर ड्रिंक बना सकेंगे। और शायद हम मिडिल मैन के रूप में काम कर सकेंगे और पूरे कॉन्टिनेंट पर एक्सेप्शन कर सकेंगे। यह बहुत मजेदार लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। फिर वो एलन की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर उसने कहा था, मैं देखना चाहता हूँ कि आप बड़े कैनवास पर क्या बना सकती हो। ये सब सोचने के बाद वो खिड़की की तरफ जाते हुए कहती कि मैंने मन मना लिया है, मैं जा रही हूँ। तभी यासिन एलन की तरफ आ गया था, जहाँ पर लिसे एलन से वेटिंग प्रोसेस के बारे में पूछ रही थी। इस पे आना बताते कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो यह एक बड़ी कामयाबी है। साथ ही एलन भी बोला, मेरे पास बिजनेस के लिए कोई दिमाग नहीं है। एलन की ऐसी बातों को सुनकर मिस ली से बताते कि तुम अच्छा करोगे। अरे हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी से मिलो। उनके ऐसा कहते ही वहाँ पर फेलिसिया आ गई थी, जिसको अपने सामने देखकर एलन हैरान हो गया था। तभी मिस ली से एलन को इसके बारे में बताती है, वह हमारी और हार्वर्ड की मदद करेगी। वाल्टर ने इसको पहले ही अप्रूवल दे दिया है, पर एनल को चिंता थी क्योंकि आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस पे आना उसको भरोसा दिलाते हुए कहती है कि सब कुछ आना पर छोड़ दो, वैसे भी मिस फेलिसिया हमारे साथ यहीं पर रहेगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन फेलिसिया से बोलता है, मैंने सोचा था कि मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने के बाद अब रॉयल अकेडमी के बारे में क्या। इस पे वो बताती कि मैं शायद विड्रॉ कर दूंगी। अब ये सुनकर एलन परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली इसके लिए राजी है। जिस बात पर फेलिसिया कही, मेरे डैडी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, पर मेरी माँ कहती है कि यह उनका अपनी परवाह दिखाने का तरीका है। मुझे लगता है कि वह मुझसे कह रहे हैं कि मैं फौसी कंपनी को भूल जाऊं और अपने होराइजन को व्यापक बनाऊं। इस बात की वजह से एलन परेशान जरूर था, पर वो उसका सपोर्ट करते हुए कहता है, फेलिसिया मुझे दिखाओ कि आप बड़े कैनवास के साथ क्या करोगी। नेक्स्ट सीन में फेलिसिया की बातों को सुनकर उसके दोस्त काफी हैरान हो गए थे। तभी फेलिसिया काफी खुश होने के साथ समझाती कि मुझे स्कूल जाना पसंद है, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि मैं सच में क्या करना चाहती हूँ। तभी कैरन उससे पूछती है, और तुम क्या करना चाहती हो। इस पे फेलिसिया कह रही थी, मैं मर्चेंट बनने जा रही हूँ। इस पूरी गड़बड़ी में मुझे एहसास हुआ कि मुझे बिजनेस करना पसंद है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर मैं अपनी पार्टी रख सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे खिलाफ भी। इसके अलावा मुझे पता चला कि अगर हम कोई डील कर रहे हो तो मैं आदमियों या लड़कों के सामने नॉर्मली बात कर सकती हूँ। क्या तुमको यह अजीब नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी बेहोश हो जाती हूँ और मुश्किल से क्लास में आ पाती हूँ। ये बात सुनकर स्टीला कहने लगी, ये बहुत बढ़िया है, पर तुम स्कूल क्यों छोड़ रही हो, उसको भी अटेंड करो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए फेलिसिया कहती है, मैं केवल आधी बंदी नहीं रहना चाहती। स्कूल में बहुत ज्यादा समय लगता है और मुझे काम करने के लिए एक जगह दी गई है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका कभी दोबारा मिलेगा। अब ये सुनकर वो दोनों इसके लिए राजी हो गए थे। जो सुनते ही फेलिसिया इमोशनल होने के साथ उन्हें गले लगते हुए बताती कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। मेरे खुशी के समय और मुसीबत के समय में
हमेशा मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यहाँ से लिडिया के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर एलन उसके कमरे में आते के साथ उससे कहता है लिडिया नाश्ता तैयार है, पर वो उठने को तैयार नहीं थी। जो देखकर एलन उसको समझाने लगा था तुम्हें उठना होगा क्योंकि तुम कोर्ट सोर्सरर हो। तभी लिडिया उठते हुए एलन को बताती है तुम हाल ही में मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो, यह एक सीरियस अपराध है और अगर तुम लड़के हो तो कम से कम कुछ कोशिश तो कर ही सकते हो। उसकी इस बात पर एलन कहा लेडी लिडिया लैनिस्टर आपका मजाक खराब स्वाद में है, चलो आप उठ जाओ। पर लिडिया कंबल को जोर से पकड़ते हुए कहती है अरे चलो अभी कम से कम साथ खेलने की तो कोशिश करो और तुम्हें यह कहना चाहिए था जैसा कि आपकी इच्छा मालकिन। और वो ये कहते हुए उठ गई थी, जिसकी वजह से एलन ने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी क्योंकि लिडिया ने अपने कपड़े नहीं पहने थे। तभी लिडिया शर्माते हुए वहीं पर बैठने के साथ पूछती है क्या तुमने देख लिया, पर एलन इस पे मना कर देता है, जबकि लिडिया का कहना है ये तुमने नहीं किया है ना, अगर तुम मेरे स्वॉर्ड के वार रोक सकते हो। उसी वक्त एलन पूछता है क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, वैसे का इतना आकर्षक अंडरवेयर पहनना ईमानदारी है, यहाँ तक कि मेरी सेल्फ कंट्रोल की भी लिमिट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिडिया के हाथ में जो भी आया वो उस पर फेंकने लगती है। उसी वक्त उसके गेट के पास कोई आ गया था और ये कैरन थी। तभी वो एलन से चिपकते हुए कहती है स्टेला मिल नहीं रही। अब ये सुनकर एलन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में स्टेला उठने के साथ कैरन और फेलिसिया का नाम पुकारती है, पर वो देखती है कि मैं तो वहाँ से चली गई थी इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। उसी वक्त स्टेला के कमरे का कोई गेट नॉक करता है, पर उसे लगता है कि ये शैली होगी इसलिए वो कंबल ओढ़कर छुप गई थी। लेकिन एलन उसके कमरे में एंटर करते हुए कहता कि मुझे घुसपैठ के लिए माफ कर देना, पर मुझे नहीं पता था कि हावर्ड ने यहाँ एक विला खड़ा कर रखा है। एलन की आवाज को सुनकर स्टेला उठ गई थी, पर वो उससे पूछती है तुम अंदर कैसे आए। इस पे एलन बताता कि मैंने बैरियर को दूर करने की आजादी ली, मिस्टर वॉकर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ ढूंढूं। उसकी इस बात का जवाब देते हुए स्टेला का कहना है क्या तुम्हारा कोई मेरे साथ बिजनेस है और मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, साथ ही मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तभी एलन उससे कहता है तुम झूठ बोल रही हो। ये बात सुनकर स्टेला अपने मन में बोली उससे कुछ भी नहीं छुपता, कुछ भी नहीं। मैं जानती थी अगर मैं गायब हो गई तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुझे ढूंढने के लिए बेचैन हो जाएंगे और वह मिस्टर एलन की ओर रुख करेंगे। मैं कितनी चालाक हूँ, मैंने कैरन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें अपने पास बुलाया। ये कहते हुए वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में एलन स्टेला को बता रहा था मुझे लगता है आप मुझे कुछ बताना चाहती थी। तभी स्टेला उसको बताती है क्या लेडी लिडिया जैसी टैलेंटेड लड़की के साथ रहना तुमको परेशान नहीं करता था। मैं जानती हूँ कि आप भी टैलेंटेड हो, लेकिन तुमने कहा कि तुम एडवांस स्पेल भी एक्टिवेट नहीं कर सकते। क्या तुम्हें कभी उससे जेलेसी नहीं हुई? क्या आप कभी भी ऐसे टैलेंटेड पर्सन से दूर नहीं जाना चाहते थे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कुछ सोचते हुए इसका जवाब देता है लिडिया के साथ रहने के कारण मुझे बहुत सी कड़वी बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनके कारण उन्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या उसके साथ रहने का कोई मतलब है। लिडिया एक ट्रू टैलेंटेड है, किसी भी तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ग्रेट और काफी सुंदर। इस बीच मुझ में लक, स्ट्रेंथ और यहाँ तक कि माना की भी कमी है और ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी और से अपनी तुलना करने के लिए कोई मजबूर नहीं करता। जो सुनने के बाद स्टेला कहती है तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, मैं कभी भी तुम्हारे एग्जाम्पल को फॉलो नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कैरन सचमुच इनक्रेडिबल है, मैं कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि वह एक बीस्ट फोल्क है और नोबल नहीं, इसलिए वह स्टूडेंट काउंसिल को लीड नहीं कर सकती। इससे मुझे प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला क्योंकि मैं ड्यूक हावर्ड की सबसे बड़ी बेटी हूँ और फेलिसिया मेंटली रूप से काफी स्ट्रॉन्ग है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे अपना रास्ता खुद चुनेगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि एली और लिन में मुझसे ज्यादा टैलेंट है और मेरी बहन टीना ने सुप्रीम मैजिक में महारत हासिल कर ली है। वह पहले मैजिक भी नहीं कर सकती थी। मुझे यकीन है कि डैड उसे अपना सक्सेसर मानते हैं। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं यह नहीं जानती कि मैं अपने साथ अब क्या करूं। और वो ये कहते हुए फूट फूट कर रो रही थी। तभी एलन उसे चुप कराते हुए कहता है क्या तुम आज क्लास छोड़कर मेरे साथ सिटी में डेट पर चलोगी? उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्टेला एकदम शॉक हो चुकी थी। उसी वक्त एलन बताता कि मैं कैरन और फेलिसिया को बता दूं कि वह तुम्हारी चिंता ना करे। जो कहते ही वो एक मैसेज उनकी तरफ भिजवा दिया था। जो करने के बाद एलन स्टेला से कहा कि अब क्या हम अपने रास्ते पर चलें और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा आउटफिट पूरी तरह से तैयार है। मिस शैली अब आप अंदर आ सकती हैं। उनके अंदर आने के बाद एलन उसका बाहर इंतजार करने के लिए चला जाता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टेला शर्माते हुए एलन से कह रही थी आखिर किसने तुम्हें मुझे डेट पर ले जाने के लिए पोजेस किया? सच में मैं इस तरह के कपड़े पहनकर सिटी में घूमने के लिए अपनी क्लासेस कैसे छोड़ सकती हूँ? तभी एलन बताता है तुम सुंदर लग रही हो। अब ये सुनकर वो उसका शुक्रिया अदा
करती है तभी स्टीला के पेट में से आवाज आने लगी थी, जो सुनकर एलन कहा कि चलो पहले ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। मैं पास के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट को जानता हूँ। अगले सीन में वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। उस आइसक्रीम को टेस्ट करने के बाद स्टेला बोली, ये काफी टेस्टी है, ऐसा नहीं है कि पिछली जगह का खाना अच्छा नहीं था। इस पे एलन बताता कि प्रोफेसर ने मेरा इंट्रोडक्शन उन दोनों से कराया और वो एक पेटू थे, उन्हें कई जगहों को भी अपनी असेंट प्रोवाइड किया है। ये बात सुनकर स्टेला कहती है, मैं रॉयल कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैंने अपना सारा समय या तो पढ़ाई या ट्रेनिंग में बिताया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहा कि तो फिर चलो आज हम इसकी सबसे फेमस जगहों की सैर करें। हम जरूरत के अनुसार स्वीट ट्रीट के लिए रुकेंगे क्योंकि तुम उनसे काफी प्यार करती हो। इसी के साथ वो दोनों मार्केट घूमते, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते और इस दौरान उन्होंने काफी मौज मस्ती की। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर सनसेट को एंजॉय कर रहे थे, जबकि स्टेला कुछ खाते हुए कहती है, यह तो काफी बढ़िया है। जिस पर एलन बोला, मुझे ये बात प्रोफेसर को जरूर बतानी चाहिए, हमारा रूल है कि सभी स्टूडेंट को अच्छे खाने के बारे में सुझाव देना। जबकि स्टेला आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, वह कितने खुश लग रहे हैं, काश मैं भी उनकी तरह आसमान में आजादी से उड़ पाती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन स्टेला को बताता है, ये लगभग उस चीज का समय है, चलो कैथेड्रल की ओर चलते हैं। इसके बाद यहाँ से कैथेड्रल की तरफ आ गया था, जहाँ पर स्टेला उस जगह को देखकर कह रही थी, ये तो ग्रेट स्पेल है ना। उसके इस जवाब पर एलन बताता है, हालांकि आजकल कोई भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। इस पे स्टेला कहती कि लेफ्ट से राइट, क्या ये थंडरबोल्ट, फॉलिंग स्टार, रिजरेक्शन, रेडिएंट शील्ड, क्लेच रून, वाटरी ग्रेव, क्विक एरे और डिवाइडेड विंड। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन काफी हैरान होते हुए कहता है, ग्रेट स्पेल के नाम तुमको किसने सिखाए? जिस बात का जवाब देते हुए स्टेला बताती, ये मेरी माँ ने सिखाया। उन्होंने कहा कि पुरानी कहानियों में लोग ऐसा मैजिक करते थे जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। अब यह सुनकर एलन अपने मन में सोचने लगा था, मैंने इनमें से कुछ नाम पहले कभी नहीं सुने थे क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है। यहाँ तक कि प्रोफेसर और हेडमास्टर भी इसके बारे में नहीं जानते, तो डचेस रोजर्स के बारे में कैसे जानती थी? उसको खोया हुआ देखकर स्टेला के बारे में पूछती है, जिस पर एलन बोलता है कि मुझे यह बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, इसलिए मैं तुमको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जिसे मैं आमतौर पर अपने तक ही रखता हूँ। तभी यासीन एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर स्टेला पूछ रही थी, हम कहाँ जा रहे हैं? इस पे एलन बताता है, क्या आप अपनी टोपी उतार दोगी और अपनी आंख बंद कर लेना। लेकिन स्टेला कुछ गलत समझ रही थी, पर वो खुद को इसके लिए तैयार करते हुए ऐसा ही करती है, जबकि एलन उसको अपनी गोद में उठाते हुए हवाओं की सैर कराने लगा। इसकी वजह से स्टेला की चीखें निकल रही थी, यहाँ तक कि एलन उसको अपने सीक्रेट स्पोर्ट्स पर उतारते हुए अपनी आंखें खोलने को कहता है। जिसके बाद स्टेला अपनी आंखें खोलकर देखती है, लेकिन वो इस शानदार नजारे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी एलन उसको बताता है, जिस रात तुम सो नहीं सकती उस रात तुम चांद और तारों को इस तरह देखो और कोई आवाज मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो एलिमेंट तुमको रास्ता दिखाएंगे, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्टेला पास्ट की बातों को याद करने लगी थी, जहाँ पर वो एक पिक्चर बुक देख रही होती है। तभी उसकी माँ स्टेला से कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जबकि एलन उसको बता रहा था, यह मुझे पिक्चर बुक से मिला जो मेरी माँ ने एक बार मुझे पढ़ाकर सुनाई थी। मुझे लगता है कि यह एक सेंट के बारे में था जो अपना रास्ता खो बैठी थी और एक मैजिशियन जिसने उसे रास्ता ढूंढने में मदद की थी, और ये लाइन मुझे हमेशा याद रहती है। साथ ही जब भी मैं उदास फील करता हूँ तो यहाँ अकेले चांद और तारे देखने के लिए आ जाता हूँ, हालांकि मैं कभी भी किसी एलिमेंट से नहीं मिला। उसकी ये बात सुनकर स्टेला कही, हमेशा अकेले आते हो क्या तुम यहाँ लेडी लिडिया या कैरन के साथ कभी नहीं, या टीना और उनके दोस्तों के साथ भी नहीं? उसके जवाब पर एलन कहता है, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं बताया, आप वो पहली पर्सन हो जिसे मैंने ये बताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि लिडिया और लड़की अपने फ्यूचर हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ देंगी और मैं उन्हें ऐसा करते देखना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे कम से कम इतना ताकत तो होना ही चाहिए कि मैं उनके साथ रह सकूं और जिंदा उनके साथ समय बिता सकूं। इसलिए मैं एक एक कदम आगे बढ़ाता रहता हूँ। और ये लो, मैंने अपने पंछियों से इसे लाने के लिए कहा था, क्या तुमने नहीं कहा कि यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है? फिर स्टेला उस रिबन को लेते हुए कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? स्टेला की ऐसी बातों को सुनकर एलन अपने मन में कहा कि वह टीना की बहन तो है ही, साथ ही कैरन की भी सबसे अच्छी दोस्त है। उसमें खड़े होने और आगे बढ़ते रहने का साहस है, उसे बस थोड़े सहारे की जरूरत है। फिर वो हाथ बढ़ाते हुए कहता कि बेशक लेडी स्टेला हार्वर्ड। नेक्स्ट सीन में टीना स्टेला से कह रही थी, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहती हो? उसकी इस बात पर एग्री करते हुए स्टेला बताती कि अगर मैंने तुमको परेशान किया है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, अब चीजें जैसी हालत में है मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकती। प्लीज मेरे चैलेंज का सामना स्पेल से करो। अपनी बहन की ऐसी बातों को सुनकर टीना कही, लेकिन ये तो काफी अचानक है, मेरा मतलब है फ्यूचर डचेस हार्वर्ड का फैसला करने के लिए एक ड्यूअल। साथ ही कैरन भी कहती है, अगर तुम हार गई तो तुम पोस्ट छोड़ दोगी और मुझे प्रेसिडेंट बना दोगी। तुम्हारे पास अकेले हम सबको चैलेंज देने का कोई चांस नहीं है। तभी एलन स्टेला के कंधे पर अपना हाथ धरते हुए कहता है, इसलिए लेडी
लेडी स्टेला और मैं मिलकर काम करेंगे। अब ये सुनकर वो तीनों काफी हैरान हो गए थे, जबकि एलन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता कि मेरा मानना है कि 2 के खिलाफ 3 की टक्कर का मुकाबला फेयर होगा, परंतु अभी तो नहीं। मैं लेडी स्टेला को 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक एडवाइस देना चाहूंगा। ये बात सुनकर टीना सवाल करती है कि आप हमें उस समय ट्यूशन भी पढ़ाएंगे? इस पे एलन मना करते हुए कहता है कि नहीं, लेकिन मैं तुमको 2 हफ्ते का काम पहले ही सौंप दूंगा और मैं तुम्हें सेल्फ स्टडी में मदद के लिए नोटबुक दूंगा, इसलिए कैरन के साथ ट्रेनिंग करना, ठीक है? अब लिन पूछती है मेरा क्या? उसकी इस बात का जवाब देते हुए एलन बोला जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम मुझसे कोई भी चीज मांग सकती हो, जो सुनकर लिन काफी खुश हो गई थी। दूसरी तरफ कैरन सीरियस होने के साथ स्टेला से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? जिस पर वो मना कर देती है। अब ये सुनकर कैरन उस पर भड़कते हुए कही तो फिर इन सब का क्या मतलब है? उसकी इस बात का जवाब देते हुए स्टेला कहती कि जब तक हम फाइट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन विनर बनेगा। जबकि टीना का कहना है मैंने कभी ड्यूक डोम को इनहेरिट करने का सपना भी नहीं देखा था। इस पे स्टेला उसको समझाती है 4 ग्रेट ड्यूकल हाउसेस किंगडम के पिलर हैं, उनमें जन्म लेने वालों का कर्तव्य है, इसलिए हम में से सबसे काबिल पर्सन को ही उसे लीड करना चाहिए, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। तभी दूसरी तरफ से लिडिया बताती है कि स्टेला को एलन को 2 हफ्ते का समय देना मुश्किल है, लेकिन इससे उसे खुशी मिलेगी तो ऐसा क्यों ना किया जाए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन टीना और एली से कहता है तुम्हारी बहन ने अपना मन बना लिया है, क्या तुम प्लीज उसके साहस का सामना करने के लिए उठोगी? एलन की ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों इसके लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद यहाँ एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर गिल अपने दोस्त से कह रहा था यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, इसका जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो, फिर भी यह तय करने के लिए डुअल होगा कि ड्यूक डोम किसे मिलेगा। अरे मुझे गलत मत समझो, मैं कभी भी खुद इस कैंपेन को नहीं चला सका, मेरे पास सब नहीं है जो मेरे घर को चलाने के लिए जरूरी है, पर गुड लक, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। जिसके बाद एलन अपने चारों ओर एक सर्कल बनाते हुए कहता कि मैं इस सर्कल को नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम इसके अंदर किसी भी चीज का निशान बना सकी तो तुम जीत जाओगी। अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। इसी के साथ स्टेला ने आइस स्पेल से एलन पर हमला कर दिया था, पर एलन अर्थ स्पेल से बच जाता है, जो देखकर स्टेला अपने आइस मैजिक से उस वॉल को फ्रीज करके उसे चकनाचूर कर देती है। फिर वो दोबारा से अपने आइस क्रिस्टल से उस पर अटैक कर चुकी, लेकिन एलन उस अटैक को अपनी एक ही चुटकी से धूल में मिला देता है। साथ ही साथ एक पानी की ड्रॉप उसके गले से आकर टकरा गई थी, जिसकी वजह से स्टेला घबरा जाती है, पर वो खुद को संभालते हुए आइस स्टॉर्म से उस पर हमला कर देती है। पर एलन उस स्पेल को देखकर अपने मन में कहा ये तो लाइट है, और वो इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्टेला अपने सोर्ड से उस पर अटैक कर चुकी, लेकिन एलन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने एक स्पेल को एक्टिवेट करने के साथ उसको हरा दिया था, जो देखकर एलन उसको बताता कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म करा, पर ये काफी नहीं है। अगले सीन में टीना परेशान होकर एली से सवाल करती है कुछ भी ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि स्टेला इससे इतनी हताश होगी। इस पे एली बोलती कि मैंने भी नहीं, लेकिन मुझे कुछ अंदाजा है कि लेडी स्टेला कैसा फील करती होगी। मिस्टर एलन से मिलने से पहले मुझे एकेडमी या मैजिकल रूप से अपने आप पर कोई विश्वास नहीं था। कभी कभी मैं खुद की तुलना तुमसे या ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से करते हुए निराश हो जाती हूँ। जब मैं मिस्टर एलन के साथ अपनी क्लास में शामिल होने के लिए कही तो मुझे लगा कि मैं घबराहट के कारण मर जाऊंगी। मुझे यकीन है कि लेडी स्टेला ने भी ऐसा ही फील किया होगा। मैं भी उतनी ही सीरियसली से लेना चाहूंगी जितना वह ले रही है। अब सब कुछ समझने के बाद टीना बोली कि तुम सही हो एली, चलो हम अपना सब कुछ इसमें लगा दें। इसी के साथ दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लिडिया काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो कई दिनों से एलन से नहीं मिल पाई है। अगली सीन में एलन एक किताब पढ़ते हुए कह रहा था लेडी स्टेला के स्पेल में हल्के माना के ट्रेस मौजूद हैं, उसे इसका एहसास नहीं है, लेकिन लाइट से जुड़ने से उसकी पावर बढ़ जाएगी और उसकी माना खपत कम हो जाएगी। अगर वह इसका सही इस्तेमाल करे तो उसके पास मौका है। फिर हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन स्टेला से कह रहा था मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, जिस तरह की चीजें चल रही हैं तुम अगले हफ्ते हार जाओगे, तुम समझ रही हो है ना? पर मुझे नहीं लगता कि हम सच में तुम्हारे फॉर्मूला को अपडेट कर पाएंगे। फाइट में अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर टिके रहने की कोशिश करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्टेला कहती है लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं, जैसे टीना और एली करती है? जिस बात का जवाब देते हुए एलन बोला उन्होंने सच में अभी तक मैजिक करना सीखना शुरू नहीं किया था, इसलिए वह जल्दी से स्विच करने के काबिल थे। हम बाकी तरीकों से कंपनसेट करेंगे। जिसके बाद एलन कुछ ड्रॉ करते हुए बताता है टीना आमतौर पर लंबी दूरी की डिस्टेंस पसंद करती है, एली को मिडफील्डर की फाइट पसंद है, लेकिन वह करीब से भी फाइट कर सकती है, और कैरन किसी भी दूरी को एडजस्ट कर सकती है। तुम हर काम इम्पैकेबल तरीके से करती हो और तुम एक साथ कई स्पेल को कास्ट करने में माहिर हो। अब ये सुनकर स्टेला हैरान होते हुए पूछती है क्या तुम भूल गए मेरी बहन ग्रेट स्पेल भी जानती है? जिस बात का जवाब देते हुए एलन कहा कि चिंता मत करो, बस उसके पास जाओ इससे पहले कि वह उसे एक्टिवेट कर सके, और अगर तुम डिफेंस पर फोकस करती हो तो तुम उसके कमजोर अटैक को पेनिट्रेट कर सकती हो। इसी तरह तुम एली को भी हरा सकती हो, बस उससे
डिस्टेंस बनाए रखो और उसे अकेले ही मैजिक से फाइट करने पर मजबूर कर दो। हम टीम आइस के साथ उनका सामना करेंगे। तुम 2 के खिलाफ 3 से फाइट कर रही हो, 1 के खिलाफ 3 से नहीं। तभी स्टेला उससे कहती है, लेकिन मैं अपनी फाइट खुद लड़ना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन बताता कि तुमको हर काम खुद ही करने पर अड़े नहीं रहना चाहिए। तुमको ये मालूम नहीं होगा कि मैं यहाँ तक अपने दोस्तों के बिना कभी नहीं पहुँच पाता। ये बात सुनकर स्टेला सवाल करती है, क्या मैं तुम्हारी मदद पर भरोसा कर सकती हूँ? जिस बात पर एलन कहा, करने की कृपा करें, लेकिन हर बात के लिए मुझ पर भरोसा मत करो और फाइट के अलावा सब कुछ मेरी गोद में डाल दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीना और एली की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। उन दोनों के परफॉर्मेंस को देखकर कैरन कहती है, मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कल क्या चाल चलेगा, लेकिन हम जीतेंगे चाहे कुछ भी हो। दूसरी तरफ स्टेला ने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। उसकी ऐसी मेहनत को देखकर एलन कहा, अब तुम घर जाओ क्योंकि तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है और तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारी मेहनत रंग लाई। फिर हम उस सर्कल के अंदर आइस के कुछ टुकड़े देखते हैं, जिसका मतलब स्टेला ने एलन को हरा दिया, जो देखकर स्टेला काफी इमोशनल हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को हाइप नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दो क्योंकि आगे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एपिसोड 12 की शुरुआत में स्टेला इमोशनल होते हुए कहती है, पूरे 2 हफ्ते मैंने कड़ी मेहनत में लगा दी है, आखिर मैंने उस सर्कल में एक हमला कर ही दिखाया। उसको ऐसे रोता देखकर एलन स्टेला के सर पर अपना हाथ धरते हुए बताता है, चलो इसे जीते। इसके बाद यहाँ से नरीना की तरफ आ गया था जहाँ पर उनकी फाइट होने वाली थी। तभी मिस शैली आते के साथ स्टेला से कहती कि मैं आपके डुएल को देखने के लिए आई हूँ, लक आपका साथ दे लेडी स्टेला। इसके लिए स्टेला उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी वहाँ एलन अपने नए आउटफिट के साथ आ गया था जो देखने में काफी अमेजिंग लग रहा था। उसी वक्त ली नाते के साथ एलन से बोली, यह आप पर बिल्कुल फिट बैठा है और आप इसमें काफी अच्छे लग रहे हो। साथ ही साथ लेडिया को भी यह आउटफिट पसंद आया। साथ ही साथ आना भी कहती है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है लेडी लेडिया, मैं हर पल रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगले सीन में पहले से स्टेला के करीब आते हुए कही, मिस्टर एलन का आउटफिट बनाने के लिए लेडिया ने जोड़ दिया, पर सॉरी स्टेला, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। तभी स्टेला उसे समझाती है, चिंता मत करो फेलिसिया, बस आखिर तक देखो, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पर टीना निराश होते हुए कहती है, जिस मोमेंट मेरी पीठ मुड़ी आपने खुद को बदल दिया और लिन उससे दूर हो जाओ। उसी वक्त वहाँ पर गिलाते हुए एलन के आउटफिट को देखकर बोला, उस आउटफिट में क्या है, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। जबकि लेडिया एलन की तरफ आते हुए कही, तुम छोटी लड़कियों के प्रति नर्म हो, इसलिए मैं तुमको यह उधार दे रही हूँ, अगर तुमने इसे डैमेज किया तो तुम जल जाओगे। उसकी इस बात का जवाब देते हुए एलन बताता कि मैं भी कैरन के खिलाफ हूँ, याद है। इस पे लेडिया कही, तुम इतने लापरवाह तो नहीं हो गए कि मेरे रिबन को कुछ होने दो, है ना। जिसके बाद वो दोनों टीम आमने सामने खड़ी हो चुकी थी। और बात रही ये रिबन कहाँ पर है, एलन के स्टाफ में जो लाल कपड़ा लगा है वही लीडिया का रिबन है। दूसरी तरफ मिस लिसे और रिचर्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी लिसे सामने की तरफ आते हुए कहती है, क्या ये साफ नहीं है कि मैं अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए आई हूँ। यहाँ तक कि रिचर्ड गिल के कंधे पर अपना हाथ धरते हुए कहा, संयोग से मेरी आज की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हें भर्ती कर लूंगा। एक बार जब तुम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर लोगे तो रॉयल गार्ड तुमको अपने यहाँ रखना पसंद करेगा। वैसे भी तुम ड्यूक अलग्रेन के सक्सेसर बनने की प्लानिंग नहीं बना रहे हो, है ना। इस पे गिल बोला कि मैं वहीं जाता हूँ जहाँ एलन जाता है। अब ये सुनकर रिचर्ड कहा, अरे यार, मैं तो लेवल की डिवोशन की उम्मीद कर रहा था। अरीना की तरफ एलन कह रहा था, ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों ओर एक बैरियर है, इसलिए हम इमारत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसी के साथ आना ने ये मैच शुरू कर दिया था। मैच के शुरू होते ही स्टेला सीधे टीना की तरफ बढ़ना शुरू कर दी थी। तभी एली बीच में आते हुए टीना को कवर देने लगती है, जबकि टीना ने बड़ी बड़ी आइस से एलन पर हमला कर दिया था। लेकिन एलन अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। उसका ध्यान नीचे की तरफ भटका ही था। तभी उसकी बहन इस चीज का फायदा उठाते हुए ऊपर से हमला कर देती है, लेकिन एलन भी अपने स्टाफ से उसका बराबरी के साथ सामना कर रहा था। साथ ही साथ एली अपना विंड स्पेल एलन पर चल देती है, पर एलन रिवर्स स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसके स्पेल को उसी की तरफ कर देता है। जो सब करने के बाद एलन स्टेला को अपने प्लान के अनुसार चलने को कह रहा था। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए स्टेला बताती कि टीना, एली, कैरन, क्या तुम भूल गए कि मिस्टर एलन मुझे इस पूरे समय सिखाते रहे हैं, इसलिए मुझे कम मत आंकना। जो कहते ही उसने काफी सारे मैजिक सर्कल क्रिएट करते हुए उन तीनों पर एक साथ अटैक कर दिया था। लेकिन बीच में एली आते के साथ अपने विंड स्पेल का सबसे ताकतवर हमला उस पर चल देती है, जिसकी वजह से वो स्टेला के हमलों को ब्लॉक करने में कामयाब रही। पर स्टेला यहाँ तक नहीं रुकती, वो तुरंत टीना की तरफ बढ़ने लगी। जो देखेकर टीना एली को उसे रोकने को कहती है, जो सुनकर एली ऐसा करने ही वाली थी, लेकिन एलन
अपनी एक ही चुटकी से उसके स्पेल को बीच में ही पेनिट्रेट कर देता है। फिर वो उसको समझाता है ये काफी स्लो है, इस मैच के लिए यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जबकि दूसरी तरफ टीना अपनी बहन को रोकने में लगी हुई थी, पर स्टेला छलांग लगाते हुए एक क्रिस्टल से उस पर अटैक कर चुकी, जो देखकर टीना वक्त पर साइड हटकर बच जाती है। जिसके बाद एलन कहता है तुमको टीना को सुप्रीम स्पेल करने नहीं देना है। उसकी इस बात पर स्टेला भी एग्री थी। उसी वक्त एक बैगनी लाइटनिंग स्टेला की तरफ ही आ रही होती है, जो देखकर स्टेला वक्त पर उसे डॉज कर लेती है। फिर हम कैरन को देखते हैं जिसने अपना बर्सरिक मोड एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर वो दोनों स्टेला के लिए परेशान हो जाते हैं। जबकि लिडिया का कहना है वुल्फ क्लैन के कुछ रेयर मेंबर्स में यह स्पेशल एबिलिटी पाई जाती है। कैरन के मामले में लाइटनिंग स्पोथिसिस, इससे उसे काफी स्पीड मिलती है, जिसके बाद वो काफी पावरफुल बन जाती है। ग्राउंड की तरफ कैरन स्टेला से कह रही थी ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुमको कम आंकती थी, पर अब मैं सीरियसली से फाइट करूंगी। टीना एली मैं एलन को रोकती हूँ और तुम स्टेला का ख्याल रखो, सब कुछ अपने प्लान के अनुसार करना। जिस बात का जवाब देते हुए एलन बताता कि क्या उस प्लान का तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले प्रोडक्टेबल अटैक से कोई रिलेशन है, और क्या एक ड्यूक की छोटी बेटी ने इसको इन्वेंट किया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टीना गुस्सा करते हुए कहती है आप किसे छोटा कह रहे हो, मैं अभी भी बढ़ रही हूँ, इससे पहले कि आप जान पाओ मैं बढ़ जाऊंगी। उसको यूं बकबक करता देखकर कैरन उसको समझाती है फोकस्ड रहो, जब एलन फाइट करता है तो उसके बॉल भी वेपन बन जाते हैं, जिस सेकंड तुम्हारा ध्यान भटका सब खत्म। जो कहने के बाद कैरन अपना डैगर आसमान में थ्रो कर देती है। फिर उसका डैगर एक स्पीयर में बदलते हुए उसके हाथों में आ गया था, और वो इसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए एलन पे अटैक करने लगती है। और इस अटैक का सामना करने के लिए एलन अपने स्टाफ का इस्तेमाल कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ स्टेला पर वो दोनों टूट पड़े थे। पर एलन के कहे मुताबिक स्टेला उसके प्लान के अनुसार ही काम कर रही थी। एलन और कैरन की फाइट की तरफ कैरन एलन पर मुसलसल हमले करे जा रही होती है, पर कैरन का एक भी अटैक उसको छू तक नहीं पाया। मिस लीसे उसको फाइट में मुस्कुराता देखकर हैरान थी। तभी लिडिया चिढ़ते हुए कहती है वह मेरे अलावा किसी और के लिए ऐसा चेहरा कैसे बना सकता है। साथ ही लिन भी कहती है ऐसा लगता है कि जैसे मेरा भाई कैरन की हर हरकतों को उसके कदम उठाने से पहले ही जान लेता है। जिस बात का जवाब देते हुए गिल बोलता वह उसका माना रीड कर रहा है, लेकिन इस तरह से फाइट में जोखिम है। स्टेला को कोने में धकेला जा रहा है, जबकि एलन का माइंड बिजी है। अब तक वह इसलिए आगे थी क्योंकि वह किनारे से उसकी मदद कर रही थी। जबकि लिडिया एलन को देखकर कहती है क्या यह खोया हुआ सा है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम उसके हाथों में खेल रहे हो। जब तक यह खत्म नहीं हो जाता तब तक यह खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में स्टेला आइस वॉल से टीना के हमलों से बच रही थी, तभी एली आते के साथ एक जोर की लात उस आइस वॉल पर मार देती है, जिसकी वजह से स्टेला का आइस वॉल चकनाचूर हो चुका। दूसरी तरफ कैरन एलन से दूर चली गई थी, जबकि स्टेला एक स्पेल कास्ट करते हुए कहती है ट्विंस आइसिकल पिलर, स्विफ्ट आइसिकल लैंसेस, इंपीरियल आइस ब्लिजार्ड। फिर वो 3 एडवांस स्पेल से उन तीनों पर एक साथ अटैक कर देती है, जो देखकर टीना 3 लेयर आइस वॉल को क्रिएट कर ली थी, जबकि कैरन अपने स्पेयर से उसे ब्लॉक करने लगती है। साथ ही साथ एली ने अपने विंड पावर को एनहांस करते हुए उसके अटैक का सामना करने लगी। वहाँ के इस खूबसूरत नजारे को देखकर एलन अभी खुश हो ही रहा था, तभी एली आते के साथ उस पर अटैक कर देती है, पर वो उसे वक्त पर पीछे कर देता है। लेकिन एली की यह एक चाल थी जिसमें एलन फंसने ही वाला था, पर वो एक छलांग लगाते हुए बच जाता है। दूसरी तरफ टीना अपनी काफी ज्यादा एनर्जी लगाने के बाद एक ब्लिजार्ड वुल्फ को क्रिएट कर लेती है, जो देखकर स्टेला घबरा चुकी थी। तभी एलन कहता है चलो सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करने का समय आ गया है, जो कहते ही उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। साथ ही साथ स्टेला ने अपना हाथ एलन के हाथ पर धर दिया था। इसी के साथ दोनों का माना लिंक एक्टिवेट हो जाता है, और ये माना लिंक एलन ने अभी अभी एक्टिवेट किया है। यहाँ तक कि वो बताता है हमें तुमको यह दिखाने दीजिए कि स्टेला क्या करने के काबिल है। इसी के साथ वहाँ पर फर्स्ट ग्लेम हॉक समन हो गया था, और उन्होंने एक ही बारी में टीना के सुप्रीम मैजिक को तबाह बर्बाद कर दिया था, जो देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उससे भी ज्यादा टीना हैरान थी क्योंकि उसका ब्लिजार्ड वुल्फ एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो गया। तभी एलन उसको बताता है मैंने यह एक नया सुप्रीम स्पेल तैयार किया है, मैं इसे फर्स्ट ग्लीम हॉक्स कहता हूँ। इस आइस और लाइट के कंबाइन करके क्रिएट किया गया है। अपने सेंस की ऐसी बातों को सुनकर टीना हैरान होते हुए कहती है आपका मतलब है कि आप एक सुप्रीम स्पेल को इन्वेंट कर सकते हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए एलन बताता है मैंने इसका आइडिया फायरबर्ड और ब्लिजार्ड वुल्फ से लिया है, ये बात किसी और को मत बताना। हमारे 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान मुझे एहसास हुआ कि स्टेला के स्पेल में हल्की लाइट माना शामिल है। इससे पहले वह कभी भी कोई सुप्रीम मैजिक करने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वह केवल आइस पर ही चिपकी रही। मुझे शक था कि लाइट का इस्तेमाल करके वो पावरफुल मैजिक कर सकती है। शायद एलिमेंट ने हमारी मदद की, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ, बाकी काम तुम्हें खुद करना होगा। जिस पर एग्री करते हुए स्टेला खुद दोनों बर्ड को अपने सोर्ड में मर्ज करने के साथ काफी सारे फ्लावर क्रिएट कर लेती है, जो देखकर टीना अपने रिबन को स्टाफ में बांधते हुए कहती है
मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पावर दो। स्टेला के साहस का मुकाबला करने और मिस्टर एलन के साइड में खड़े होने के लिए मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। उसी वक्त कैरन सामने की तरफ आते हुए कही, मुझे आखिर तक फाइट करनी है। स्टेला मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जब से हम अकेडमी में आए हैं हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। स्टेला ने मुझे अकेलेपन से बाहर निकाला, इसलिए मैं उसकी चुनौती का सामना करना चाहती हूँ, मुझे यह करना ही होगा। जबकि टीना एलन की तरफ देख रही थी और एलन भी इसकी मंजूरी दे देता है। फिर वो कैरन और टीना के साथ माना लिंक करते हुए कहता कि मैं बस कुछ समय के लिए हमारे माना को लिंक कर रहा हूँ, टीना और एली के माना को एक्सेप्ट करो, जिसकी वजह से कैरन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ स्टेला के फ्लावर उसकी स्वॉर्ड में मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके माना का लेवल काफी बढ़ गया था। इसी के साथ दोनों की क्लैशिंग शुरू हो चुकी। फाइट में कैरन स्टेला पर भारी पड़ने लगती है, पर स्टेला अब यहाँ तक आकर नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगी, जो देखकर कैरन भी एक पल के लिए घबरा गई थी। फिर एक जोर की रोशनी के साथ स्टेला गिर पड़ी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए खड़ी हो जाती है, पर घायल होने की वजह से उसे खड़े होने में दिक्कत होने लगती है, जो देखकर एलन उसे पकड़ लेता है। साथ ही उसकी तारीफें करने लगा कि तुमने काफी बढ़िया किया। इस पे स्टेला कहते कि मिस्टर एलन, क्या मैंने खुद को प्रूव कर दिया। साथ ही साथ टीना और एली स्टेला से चिपक कर रो रही थी, क्योंकि उनको फिक्र हो रही थी, पर वो उनको समझाती है कि मैं ठीक हूँ। जो कहने के बाद वो सीधे कैरन को गले लगा लेती है, यहाँ तक कि वो उसको बताती है, मुझे माफ कर दो कैरन, मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे सही बातें नहीं पूछी थी, तुम सचमुच इनक्रेडिबल हो। मैं अब तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी दिन इस गैप को जरूर भर दूंगी और मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। अब क्या तुम मुझे माफ करोगी? उसकी ऐसी बातों को सुनकर कैरन काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ कहती है, तुम पागल हो, अगली बार जब भी तुम ऐसा कुछ करने जा रही हो तो मुझे चेतावनी दे देना। साथ ही साथ वहाँ पर फेलिसिया आते के साथ उन दोनों को कसकर पकड़ते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है, मैं काफी परेशान थी। तभी स्टेला उन दोनों को बताती है, क्या तुम दोनों मेरे पे एक फेवर करोगे? मैं उन सभी जगहों पर जाना चाहती हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। मैं वहाँ कपड़ों की शॉपिंग करना चाहती हूँ और केक और कैफे की दुनिया में खो जाना चाहती हूँ। जो सुनकर वो दोनों इसके लिए तैयार हो गई थी, जबकि वहाँ के लोग उनकी इमोशनल बातों से आंखों में आंसू आ गए थे। दूसरी तरफ एलन वहाँ से जाते हुए एक जगह पर आकर रुक जाता है, क्योंकि वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। तभी मिस ली से उसके पीछे से हैंकी ऑफर करती है, जो देखकर एलन उनका शुक्रिया अदा करने के साथ उस हैंकी से अपने आंसू पोंछने लगा। जबकि मिस ली से कह रही थी, पहले टीना और अब स्टेला भी, तुमने सचमुच अच्छा किया है। इस पे एलन बोला कि मैंने तो उन्हें मौका दिया था, जिनका इस्तेमाल उन दोनों ने बड़ी बखूबी से किया, मैंने तो बस हाथ बढ़ाया और धक्का दिया। जिस बात का जवाब देते हुए मिस ली से कही, वैसे भी कोई और ऐसा नहीं कर सकता था, जब तक वह जिंदा रहेंगे वह तुमको इनफ शुक्रिया अदा नहीं दे पाएंगे। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि मुझे खुशी है कि यह मेरा घर नहीं है। जो कहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लिडिया आ रही है। तभी लिडिया आते के साथ ईवल की तरह उससे कही, मैं तुम्हें काटने से पहले तुम्हारी बात सुनूंगी। जो सुनकर एलन अपने हाथ खड़े करते हुए बताने लगा, तुम्हारी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। उसी वक्त लिन उसके पीछे से कही, भाई मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारा मतलब पीछे मुड़कर भागना है। जबकि लिडिया परेशान होकर एलन को बताती है, तुमने माना को उन दोनों से लिंक कर दिया है ना, तुम अपने आप को इस तरह पुश क्यों कर रहे हो? अगर तुम फिर से बेहोश हो गए तो क्या होगा? तभी एलन कुछ बाहर निकालते हुए बताता है, माफ करना, लेकिन तुम्हें पता है मैंने अपना वादा निभाया। अब ये देखकर लिडिया काफी इमोशनल हो गई थी। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं, पर एली का मुंह फुला हुआ था। जो देखकर एलन कहा कि क्या तुम स्क्विरल की नकल कर रही हो? इस पे वो मना करते हुए बताती है, आपने मेरे अलावा हर किसी के साथ माना लिंक किया। साथ ही लिन भी कही, प्रिय भाई ये पक्षपात बंद होना चाहिए। अब ये सुनकर लिडिया आग बबूला हो चुकी थी। जो देखकर एलन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर अब वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अब लिडिया सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए अब वो जलेगा। उसको इतना गुस्से में देखकर एलन रिचर्ड को बलि का बकरा बनाते हुए कहता है, यह काम गार्ड के एक नाइट रिचर्ड का है। लेकिन रिचर्ड लिडिया को समझाता है कि हम अलग्रेन की भूमि पर हैं, इसलिए मुझे गिल की परमिशन की जरूरत होगी। अपने आप को फंसता देखकर गिल परेशान हो गया था, लेकिन लिडिया अपना गुस्सा उन तीनों पर निकाल देती है, जिसके बाद हमें उन तीनों की चीखें सुनाई दी। अगले सीन में एलन अपने घर को लॉक कर रहा था। तभी स्टेला उसे गुड मॉर्निंग करने के साथ कहती है, मैं कैरन और लड़कियों के साथ देर रात तक बातें कर रही थी, लेकिन मैं जीत तो नहीं पाई, लेकिन क्या मैं फिर भी तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जिस पर एलन एग्री था। फिर हम स्टेला के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो एलन को बता रही थी, कैरन ने मुझे बताया कि तुम कभी कभी उसके बाल बनाते थे, मैं हमेशा से उससे जलती आई हूँ। पर एलन कहा कि मैं कुछ खास नहीं कर पाता, तुम्हें पता है। पर स्टेला इसके लिए तैयार थी, जिसके बाद एलन उसके बालों में कोम्ब करते हुए कहता कि मैंने दूसरे दिन ड्यूक वाल्टर से टेलीफोन पर बात की, उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। पहला, स्टेला हावर्ड को मेरी ड्यूक डोम इनहेरिट में मिलेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, स्पेशल रूप से अगर वह सुप्रीम मैजिक नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि समय के साथ तुम सुप्रीम मैजिक में महारत हासिल कर लोगी। अब बात करें दूसरे
दूसरे मैसेज की। स्टेला को इस गर्मी की छुट्टियों में किसी भी कीमत पर घर लौटना है और उन्होंने मुझसे यह भी कहा, एलन मैं चाहता हूँ कि तुम स्टेला को मेरे लिए एक आखिरी मैसेज दे दो, उससे कहो कि वो मुझे माफ कर दे और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्टेला की आंखों में आंसू आ गए थे, यहाँ तक कि एलन ने उसकी चोटी तैयार कर दी थी, जिसके लिए स्टेला उसका शुक्रिया अदा करने के साथ बता दे कि तुम उतना ही मतलबी और सख्त हो जितना टीना ने कहा था, और तुमने मुझे मिठाइयों की लत लगाने की कोशिश की लेकिन तुम उस पिक्चर बुक के मैजिशियन की तरह हो। जब मैं अपना रास्ता भूल गई तब तुमने मुझे रास्ता दिखाया। नेक्स्ट सीन में एलन अंगड़ाइयां ले रहा था, तभी टीना आते के साथ एलन से कहती है, मैं आपको पहले ठीक से बताना भूल गई थी, स्टेला के लिए आपने जो भी कुछ किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों काफी लकी है कि हम आपसे मिले। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलन कहता है, तुम दोनों इतनी जल्दी सुधार कर लेते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। उसी वक्त वहाँ पर प्रोफेसर आते के साथ कहते हैं, अभी तो तुम्हारे लिए काफी सारा काम बाकी है, वाल्टर ने यह मुझे तुम्हारे लिए दिया है। यह एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक नई जॉब। वह चाहेंगे कि इस बार तुम स्टेला को भी ट्यूशन पढ़ाओ, अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ साइन कर दो। प्रोफेसर की बातें सुनकर टीना एलन को बताती है, मैं अभी भी आपके साथ खड़ी होने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मैं हमारी पढ़ाई जारी रखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। यहाँ तक कि वहाँ पर एली और लिन भी आते के साथ यही बात कर रही थी। अब आखिर में एलन भी इसके लिए तैयार हो गया था। नेक्स्ट सीन में जेरार्ड भड़कते हुए कह रहा था, मुझे यह बेइज्जती क्यों सहनी पड़ी, किसकी वजह से, ये सब उसकी गलती है, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा एलन। और इसी के साथ हमारा ये वाला सीजन एंड होता है। और अगली एनीमे आप लोग कौन सी देखना चाहते हो कमेंट में बता देना। साथ ही साथ इस वीडियो में हाइप करना मत भूल जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।